अच्छा जी, हमने करंट अफेयर्स को देखना है। मार्च के करंट अफेयर्स, लास्ट टाइम जो फेब की करंट अफेयर्स जरा थोड़े से 27, 26 या 27 को हमने कर लिए थे। तो फेब के करंट अफेयर्स की 2-3 चीजें जो सी हैं वो हमारे पास मिस हो गई थी। उनको आप, एक तो रिपीट हो जाएंगी बहुत ज्यादा चीजें। स्पोर्ट्स के से स्टार्ट कर लेते हैं फेब के हवाले से। एक तो आपको पता है फेब के अंदर आपकी जो HBL PSL है वो कंप्लीट हुई थी। तो आपने स्पोर्ट्स वाले लेक्चर के अंदर आपने सारे PSL के विनर्स लिखे हुए हैं। तो जो 2022 का विनर है HBL PSL का विनर, PSL का, ठीक है, अब तक तो सबको पता ही होगा, लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर विनर। और असल है रनर अप, जो फाइनल हारा उसे क्या कहते हैं, रनर अप। रनर अप ज्यादा पूछा जाता है तो वो है मुल्तान सुल्तान। ठीक है, वो क्या है, मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान। तो ये आप उसके अपने स्पोर्ट्स वाले लेक्चर के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान जोन सा है वो रनर अप था। और उसके बाद जोन सा है आपका लाहौर कलंदर ने PSL 2022 जोन सा है उसका टाइटल विन किया। जैसे हमें पता है कि 2021 के अंदर मुल्तान सुल्तान ने जीता था, उससे पीछे कराची ने जीता था, उससे पीछे अगर हम जाएं तो हमारे पास कोयटा थी, फिर इस्लामाबाद थी, फिर पिशावर थी, फिर हमारे पास इस्लामाबाद थी। तो ये सारी आपने चीजें देखी हैं। उसके बाद अगेन एक चीज रिपीट कर देता हूँ, 21st ग्रैंड स्लैम विनर, ग्रैंड स्लैम विनर, ये भी रिपीट हो जाएगा आपका। तो ग्रैंड स्लैम जोन से इसको हमने देख चुका था, हमने हमने करेक्शन भी कर ली थी। ग्रैंड स्लैम को 4 हमारे पास चैंपियंस जो टूर्नामेंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमिल्डन, US, और जोन सा है आपका विमिल्डन हो गया, US हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया और फ्रेंच ओपन हो गया। तो जो इनमें से ये चारों टूर्नामेंट जो भी जीतता है, एक बंदा कोई एक तो हर इन सर चारों टूर्नामेंट्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। तो राफेल नडाल साहब जोन से हैं, उन्होंने अभी जीता। राफेल नडाल साहब, जिनका ताल्लुक कहां से है, स्पेन से है। तो इन्होंने इन्होंने कौन सा भी जीता है, 2022 का, 2022 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, जिसके बाद से अब इनकी तादाद ग्रैंड स्लैम की 21 हो गई। वरना इससे पहले ये रॉजर फेडरर और जोकोविच साहब जोन से हैं, ये 20-20 के ऊपर टाए थे, बराबर थे इनके, ठीक है। तो ग्रैंड स्लैम इन्होंने विन किया। उसके बाद एक और चीज जो इंपॉर्टेंट जो हमारे याद रखनी है, एक और टेनिस का कप होता है, उसे कहते हैं डेविस कप। ये भी याद रखना है, डेविस कप, शायद मैंने बताया भी था पहले, डेविस कप। तो डेविस कप किसका टूर्नामेंट होता है, ये भी टेनिस का होता है, लेकिन ये ग्रैंड स्लैम नहीं होता, याद रखिएगा। तो ये जो अभी डेविस कप हुआ है ना 2022 का, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर हुआ है। ये कहाँ हुआ है, पाकिस्तान के अंदर। तो और इसका विनर भी कौन है, इसका विनर कौन है, इसका विनर भी पाकिस्तान ही है। इसका विनर भी कौन है, पाकिस्तान है। बता देता हूँ प्लेयर्स कौन कौन से थे। और रनर अप जोन सा है, रनर अप, रनर अप जो फाइनल में हारा वो मुल्क था लिथुआनिया, बाल्टिक स्टेट, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लिथुआनिया हारा। और पाकिस्तान जो है डेविस कप 2022 का विनर रहा है टेनिस में। और पाकिस्तान के 2 ही प्लेयर्स हैं जो हर साल डेविस कप मोस्टली पाकिस्तान ही जीता है। तो एक जोन सा है असामुल हक, असामुल हक, इसामुल हक, जो सानिया मिर्जा के साथ भी इनकी पार्टनरशिप होती है। तो इसामुल हक और दूसरे हैं अकील खान, अकील खान। इन दोनों ने डबल के अंदर जोन सा इन्होंने हराया है लिथुआनिया को। उनके प्लेयर्स हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस लिथुआनिया को हराया है डेविस कप के अंदर पाकिस्तान ने। और हुआ कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर ही मुनक्किद हुआ है। और ये डेविस कप बेसिकली टूर्नामेंट किसका है, ये सवाल पूछा जाता है। तो टेनिस का जो एक कप होता है, टूर्नामेंट होता है, उसको डेविस कप कहा जाता है। और पाकिस्तान के एसामुल हक और अकील खान की जोड़ी ने लिथुआनिया को फाइनल के अंदर हराकर 2022 का डेविस कप जो है वो क्या है, जीता। अच्छा जी, उसके बाद एक ये भी चलो रिपीटेड ही है, लेकिन सबसे पहले लिखवा देता हूं। नहीं, डिपेंड करता है, हर साल पाकिस्तान में नहीं होता। मैंने कहा पाकिस्तान मोस्टली इसको जीता है, ठीक है। इस साल जो है पाकिस्तान में हुआ है, इस साल कहाँ हुआ है, पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद केतांजी ब्राउन जैक्सन साहिबा, नाम से आप वाकिफ हो गए इससे, केतांजी ब्राउन जैक्सन, ठीक है। तो केतांजी ब्राउन जैक्सन साहिबा, जैक्सन जैक्सन साहिबा, ठीक है। टेनिस ही है ना, टेनिस ही है, इतनी डिटेल में क्या जाना। कितांजी ब्राउन जैक्सन साहिबा हम देख चुके हैं कि फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA। इसको कितांजी ब्राउन जैक्सन साहिबा को
जो बाइडन ने नॉमिनेट किया है, हमने अभी यूएस हिस्ट्री में देखा कि सुप्रीम कोर्ट के, यूएस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने जज होते हैं, 9 जज होते हैं, और उनको नॉमिनेट कौन करता है? उनको नॉमिनेट उनका प्रेसिडेंट करता है। और वो कब तक प्रेसिडेंट, वो कब तक उनकी टेन्योर रहता है? जब तक वो जिंदा रहते हैं, जब तक वो खुद इस्तीफा ना दें या उनकी डेथ ना हो जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज जो यूएस से, अमेरिका के हैं, वो रहते हैं। तो अभी केतानजी ब्राउन जैक्सन साहिबा, ये पहली ब्लैक वुमेन है जिनको जो बाइडन ने नॉमिनेट किया है, और ये पहली दफा तारीख में होगा कि कोई ब्लैक वुमेन सुप्रीम कोर्ट की 1 ऑफ द 9 जजेस में ये आएंगी। तो ये आप लोगों का दोबारा ये रिपीट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास जो सा है, उसके बाद हमारे पास जो सा एक चीज आती है, वो है हमारे पास यूएनईपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये एक यूनाइटेड नेशन की इन्वायरमेंट के हवाले से एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। 1972 के अंदर ये बनी थी, अगर लिखना हो किसी ने। लेकिन इंपॉर्टेंट जो इसके हवाले से पूछा जाता है, हेडक्वार्टर इसका नायरोबी के अंदर है। नायरोबी जो कि कीनिया का कैपिटल है, नायरोबी कीनिया, ठीक हो गया। तो 1972 के अंदर ये बनी थी, यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरनमेंट के हवाले से। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है, खान साहब जो हमारी पीटीआई गवर्नमेंट है, उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जिसे कहते हैं 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, ठीक है। एक पहला उनका प्रोजेक्ट था 1 बिलियन, अब जो उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है वो है 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट। और इनकी डेट भी पूछी गई थी कि कब ये स्टार्ट हुआ था, तो ये सितंबर 2018 के अंदर स्टार्ट हुआ था पूरे मुल्क के अंदर। 10 अरब जो पहले क्या था, 1 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट, जो उन्होंने केपी में और पहले शुरू किया था। लेकिन जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है, जो कि सितंबर 2018 के अंदर शुरू किया था, तो उसको बहुत ज्यादा इन्होंने अप्रिशिएट किया है यूएनईपी ने, और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को भी इसी प्रोजेक्ट के हवाले से सीखना चाहिए। और इसके हवाले से क्या है, उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब तारीफों के पुल बांधे हैं। तो ये इस हवाले से यूएनईपी का भी तस्करा हो गया। और पता आपको अगर पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, तो नैरोबी के अंदर। और इसने भी, और साथ ही 10 बिलियन सुनामी जो है उसका भी आपके इसके साथ तस्करा हो गया। उसके बाद हमने देखा था, जो फेब के हमारे करंट अफेयर्स थे, उसके अंदर हमने देखा था कि 24 फरवरी को क्या हुआ था। 24 फरवरी को यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया था, ठीक है। यूक्रेन और रशिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या कहते हैं प्रोग्रेस चल रही है। यूक्रेन के ऊपर किसने हमला किया था? रशिया के ऊपर, ठीक है। तो इसके हवाले से इनकी जो जंग चल रही है, यूक्रेन रशिया वार, 24 फेब को ऑफिशियली उन्होंने हमला किया। अच्छा, इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है जो हमने, एक तो जो उन्होंने हमला किया, बाकी उनके जैसे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साहब है, उनके प्रेसिडेंट का नाम देखा था, कीव जोन है उनका कैपिटल है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो 3 शहरों के आपने नाम याद रखने हैं। ओडिशा के बाद अगर हम बात करें, मैरियोपोल और खारकीव, ये 3 शहर हैं जहां सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है। मैरियोपोल के अंदर एक हॉस्पिटल था जिसके ऊपर रशिया ने बमबारी की, बहुत सारे लोग जोन से हैं, और जिसकी बहुत ज्यादा कंडमनेशन भी हुई। तो मैरियोपोल हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। तो ये क्योंकि बहुत ज्यादा शहर न्यूज के अंदर हैं, तो आपका में भी पूछा जाए कि ओडिशा जोन सा है किसका सिटी है, तो ओडिशा, यहाँ बहुत ज्यादा जंग हो रही है। मैरियोपोल जैसे मैंने बताया, यहाँ रशिया ने क्या किया, जो वहाँ हॉस्पिटल था, जंग के अंदर भी एक नॉर्म्स होते हैं, लेकिन उन्होंने जंग के अंदर क्या किया, उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। और खारकीव उनका मेन सिटी है। इस तरह से आप कह लें कि जैसे अगर हमारा कैपिटल क्या है, अगर हमारा कैपिटल इस्लामाबाद है और हमारा एक मेन सिटी लाहौर है, तो इसी तरह यूक्रेन का लाहौर अगर हम कहना चाहें तो खारकीव को कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इसके हवाले से हमने बात जो करनी है वो ये कि जंग तो चल रही है, उसके बाद इनके टॉक्स चल रहे हैं, मतलब इनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। वो मुज़ाकरात कौन कौन से मुल्कों में चल रहे हैं? पहले चल रहे थे बेलारस के अंदर, जहां लास्ट डिक्टेटर बैठा है यूरोप का, ठीक है, बेलारस। पहले बेलारस में चल रहे थे, और अभी इस मंथ के एंड के अंदर अब कहाँ टॉक्स हो रहे हैं? टर्की के अंदर। ये 2 मुल्क हैं जहां यूक्रेन और रशिया की जो जंग चल रही है उनके ऊपर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात को जंग को खत्म किया जाए। तो पहले कहाँ, बेलारस जोन सा है, वहां मुज़ाकरात हो रहे थे दोनों के मेंबर्स के अंदर, जो भी उनकी कमेटीज थी। और अब जोन से हैं, अभी ये जो 2-3 दिन पहले की न्यूज जोन सी है उसके हवाले से अब तैयब अर्दवान साहब, टर्की जोन सा है, वो क्या कर रहा है, वो इनके मुज़ाकरात जोन सा है उनको होस्ट कर रहा है। और टर्की से एक याद रखें, टर्की के ड्रोन्स हैं, उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं, बेरख्तार ड्रोन्स, बाय रख्तार, BYRKTAR
RAKTAR, बैरक्तार ड्रोन्स। जो ड्रोन होते हैं ना, आजकल पाकिस्तान में भी ड्रोन्स की बहुत बातें की जा रही हैं, तो ये ड्रोन्स हैं, बैरक्तार जिनका नाम है। तो ये जोन से हैं, ये बैरक्तार ड्रोन्स की आजकल दुनिया में बड़ी मांग हो गई है यूक्रेन और इस जंग की वजह से, क्योंकि यूक्रेन ने ये ड्रोन्स खरीदे टर्की से, बैरक्तार ड्रोन्स, और जिनकी वजह से यूक्रेन ने अभी तक रशिया को रेजिस्ट किया हुआ है। और ये बैरक्तार ड्रोन्स ही हैं जिनके बारे में खबर आ रही है कि पाकिस्तान भी खरीदना चाहता है, यूएई ने भी खरीदे हैं, और भी बहुत सारे मुल्क जोन से हैं। तो ये बैरक्तार ड्रोन्स जोन से हैं, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी के मामले में टर्की बहुत आगे है और बहुत सारे मुल्क ड्रोन्स खरीदते हैं। तो इस जंग के अंदर बैरक्तार ड्रोन्स, क्योंकि जब भी जंग के ऊपर आप एनालिसिस करोगे, आप कहोगे कि रशिया ने इतनी देर तक, यूक्रेन ने इतनी देर तक रशिया को होल्ड कैसे किया। तो वन ऑफ द रीजन उसमें ये थी, एक तो अर्बन वारफेयर के शहरों के अंदर जंग चली गई। जब भी जंग शहरों के अंदर चली जाती है तो उसको जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी जो सी वजह थी वो ये ड्रोन्स थे। ड्रोन्स क्योंकि बड़े ये हैवी लाइट वेट होते हैं, इनकी आवाज बहुत कम है, ये लो एल्टीट्यूड पे भी उड़ते हैं, ऊपर भी जाते हैं, और जिसकी वजह से ये नजर नहीं आते, और रशिया को जिनकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा ये बैरक्तार ड्रोन्स की वजह से, जो कि टर्की प्रोड्यूस करता है। तो इनके बारे में भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद यूक्रेन के हवाले से ही दो चीजें इंपॉर्टेंट, एक तो आपने ये याद रखना है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट, कार्गो जो होता है जो सामान लेकर जहाज जाते हैं ना, जैसे पाकिस्तान का वो सी समथिंग कुछ है, मुझे नाम भूल गया, एयरक्राफ्ट, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो का एयरक्राफ्ट है ना, वो यूक्रेन के अंदर है। ये पहले भी बड़ा पुराना सवाल है। तो उसका नाम है एंटोव, 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 AN 225 मारिया, मरिया, ये इसका पूरा नाम है। ये दुनिया का, ये जनरल नॉलेज का इम्तियाज शायद की किताबों में और पहले भी बड़े सवाल पूछे गए हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जो एयरक्राफ्ट है उसका नाम बताओ। तो उसका नाम एंटोव, मोस्टली एंटोव मरिया जोन से ये पूछा जाता था, ये एंटोव मरिया, ये दोनों। तो ये कहाँ है, ये यूक्रेन के अंदर था। तो अभी जो जंग के अंदर क्या हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो कार्गो था ये डिस्ट्रॉयड, रशिया ने बमबारी करके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अब दुनिया का जो सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट था वो यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर वो भी डिस्ट्रॉय, तबाह बर्बाद हो गई। उसके बाद जोन सा है जो यूरोप है, यूरोप के अंदर आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं। तो उनका एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसका नाम है ज़ैपोरिज़िया, ज़ैपोरिज़िया। ये कहाँ है, ये यूक्रेन के अंदर है। और यूरोप का सबसे बड़ा क्या है, ज़ैपोरिज़िया जोन सा है, ये क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर कैपेसिटी वाइज, न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये, यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट। इसके ऊपर भी कहा जाता है कि रशिया ने बमबारी की, लेकिन फिर उसके बाद कब्जा कर लिया, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वरना ये हो सकता था कि रेडिएशंस वगैरह और यूक्रेन वहां से जोन सा है वो नुकसान कर सकती थी। तो ये यूक्रेन के अंदर है, यूरोप का ये क्या है, लार्जेस्ट है। मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप का सबसे बड़ा। वैसे अगर कैपेसिटी वाइज दुनिया में बात करें तो वो जापान के अंदर है। वो कहाँ है, दुनिया का सबसे बड़ा जोन सा है आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कैपेसिटी वाइज, वो कहाँ है, वो है आपका जापान के अंदर। उसका नाम है काशी वजाकी, काशी वजाकी, ठीक है, काशी वजाकी। और आगे आई थिंक, बल्कि पूरा ही लिख देता हूं, काशी वजाकी करीवा, करीवा। ये पावर प्लांट है लार्जेस्ट इन वर्ल्ड कैपेसिटी वाइज, सबसे ज्यादा। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या करते हैं, ये बिजली बना रहे हैं ना। तो वो यूरोप का जोन सा है वो यूक्रेन के अंदर है, और वैसे अगर पूरी ओवरऑल हम दुनिया की बात करें तो वो जापान के अंदर है। तो ये क्योंकि न्यूक्लियर की हम साथ उसमें बात कर रहे थे, तो ये मैंने कहा साथ ये भी आप लोगों को एज अ जनरल नॉलेज के तौर पर ये भी आप लोग इसको लिख सकते हो कि जापान के अंदर, ठीक है, जापान के अंदर क्या है, दुनिया का सबसे जो बड़ा पावर प्लांट है कैपेसिटी वाइज न्यूक्लियर, वो कहाँ है, जापान के अंदर। उसके बाद हम जरा थोड़ा सा आगे आते हैं। तो उसमें यह है कि यूएई और इंडिया जोन सा है, यूएई और इंडिया उन्होंने एक मुआहिदा किया है, यूएई और इंडिया, उसको क्या कह रहे हैं, उसे कहते हैं सीपा, CEPA, सीपा, CEPA, सीपा, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीपा का क्या मतलब है, कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक क्या कहते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। तो ये जो सीपा है ये 18 फरवरी 2022 को इन्होंने किया है, 18 फेब 2022 को इन्होंने जो सा ये सीपा किया है।
इसमें क्या है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम ट्रेड, ये असल में किसके हवाले से है, ये ट्रेड के हवाले से, ट्रेड के हवाले से कोई अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन डॉलर्स के करीब जोन सी है उनकी, दोनों मुल्कों की, इंडिया और यूएई जोन सा उनकी ट्रेड है। तो अब उन्होंने जो सीपा किया है, जो कि 18 फरवरी 2022 को साइन हुआ है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी ऑलरेडी ट्रेड, जो कि 60 बिलियन डॉलर के ऊपर हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसको हम कहां तक लेके जाएंगे, अगले 5 सालों के अंदर हम उसको मोर देन 100 बिलियन डॉलर्स पे ले जाएंगे। तो 5 सालों के अंदर उन्होंने अपनी ट्रेड को क्या करना है, 100 बिलियन डॉलर तक, यूएई ने और अल्लाह भला करे इंडिया, इन दोनों ने अपनी ट्रेड को क्या करना है, बढ़ाना है। इससे पहले भी एक जोन सा 2017 के अंदर जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है, 2017 के अंदर, 2017 के अंदर एक और भी एग्रीमेंट हुआ था, अगर उसका आई थिंक उसका नाम था सीएसपीए, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सीएसपीए का क्या मतलब है, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये भी इंडिया और यूएई के दरमियान, ये पूछा जाता है कि ये किसके दरमियान हुआ था, ये भी इंडिया प्लस यूएई के दरमियान हुआ था, कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और ये भी जोन सा है आपके किसके हवाले से था, ये भी आपके ट्रेड वगैरह के हवाले से था, और इसकी तौसीक करके अब उसको क्या कर दिया गया, सीपा, इसको अब क्या कर दिया गया है, सीपा। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, अभी हम थोड़ा सा फैब के अंदर ही दोबारा घूम रहे हैं। फैब के अंदर लास्ट जिस दिन हमने करंट अफेयर्स किए थे, तो उस दिन एक डेट आती है 27 फरवरी, 27 फरवरी, ठीक है। तो 27 फरवरी याद रखें, 27 फरवरी 2019 को इंडिया ने तो 26 को हमला किया था, तो पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन किया था जिसमें अभिनंदन साहब पकड़े गए थे। तो उस ऑपरेशन का नाम आपको आना चाहिए, ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, स्विफ्ट रिटॉर्ट, रिटॉर्ट, ठीक है। तो ये 27 फरवरी 2019 को किया गया था। इंडिया ने 26 फरवरी को बालाकोट के अंदर क्या की थी, स्ट्राइक की थी। उन्होंने कहा था हमने आपके कब्जे वगैरह, दरख्त वगैरह को नुकसान पहुंचाया, तो उसके बदले में 27 फरवरी 2019 को जो पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर जो सा फिर कार्रवाई की, और फिर उसके बाद उनका अभिनंदन भी पकड़ा गया। तो वो ऑपरेशन क्या था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट, क्योंकि अभी उसकी जोन सा है उसकी सेलिब्रेशन दोबारा की गई है, अभी 3 साल हो गए उस ऑपरेशन को। तो उसके हवाले से मैंने कहा ये भी आप लोगों को साथ लिखवा दें। उसके बाद फेब के लास्ट में, ये वैसे पहले लिखवाना चाहिए था, 28 फेब को यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इमरजेंसी इजलास बुलाया गया है ऑन रशिया। रशिया को कंडेम करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास बुलाया गया है। कौन सा इमरजेंसी इजलास, इमरजेंसी इजलास जो सा है जो बुलाया, जैसे हमने देखा था कि 16 अगस्त को एक इजलास बुलाया गया था किसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर। इसी तरह यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इमरजेंसी इजलास बुलाया गया है रशिया के ऊपर, और ये 11वां इमरजेंसी इजलास था, 11th इमरजेंसी इजलास था जो कि बुलाया गया ये कि रूस ने जो सा है वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया, और उसके ऊपर वोटिंग हुई कि रशिया को कंडेम किया जाए, रशिया को क्या किया जाए, कंडेम किया जाए। तो ये 11वां इजलास था, 11वां इजलास था जो कि 28 फरवरी को बुलाया जनरल असेंबली, जिसके 193 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं, 193, ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ये जो इजलास हुआ था इसमें इंडिया प्लस पाकिस्तान बोथ एब्सटेन्ड। एब्सटेन्ड का क्या मतलब होता है, न्यूट्रल, ठीक है। और न्यूट्रल कौन होता है, न्यूट्रल जानवर होता है। तो बोथ एब्सटेन्ड का क्या मतलब कि ना पाकिस्तान और इंडिया ने रशिया को कंडेम किया, और ना ही रशिया के खिलाफ जो, ना रशिया के हक में कहा कि उन्होंने हमला करके अच्छे किया, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। एब्सटेन्ड का क्या मतलब है, पाकिस्तान और इंडिया बोथ, एब्सटेन्ड का क्या मतलब होगा कि उन्होंने वोटिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया। ना ही उन्होंने ये कहा कि रशिया ने बहुत अच्छा किया है जंग करके, ना उन्होंने ये कहा कि रशिया ने बहुत बुरा किया है कि उससे यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो अभी जनरल असेंबली का सेशन हुआ था रशिया के ऊपर, पाकिस्तान में ने उसमें रशिया के हक में वोट दिया या उसके अगेंस्ट वोट दिया, ठीक हो गया। उसके बाद जो सा अगर हम बात करें तो हमारे पास इसी फेब के अंदर ही क्रिकेट की बात, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलियन टीम इन पाकिस्तान कितने सालों बाद आई, 24 ईयर्स, 24 ईयर्स। लास्ट टाइम कब आई थी, 1998 के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। जब न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान आना था, तो उसी मंथ के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि न्यूजीलैंड टीम कितने अरसे बाद पाकिस्तान आ रही है, ठीक है। तो 24 साल बाद जो सी ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आई थी, 27 फेब को आई थिंक, 27 को, हाँ 27 को ही आई थी। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस दिन आई थी, लेकिन 27 फेब को ही आई, आई एम श्योर। तो 24 सालों बाद आई थी, और आखिरी दफा 1998 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टेस्ट सीरीज खेली थी।
और जो अभी पाकिस्तान एक 1-0 से टेस्ट सीरीज हारा है ऑस्ट्रेलिया से, उस सीरीज का नाम अगर आप लोग लिख लो, शायद पूछ लें, उसका नाम था बेनॉर्ड कादर सीरीज या कादर ट्रॉफी। ये टेस्ट मैच जो थे, उस ट्रॉफी का क्या नाम था? बेनॉर्ड कादर ट्रॉफी। अब्दुल कादर आपको पता है पाकिस्तान के एक लेग स्पिनर थे, उनके नाम के ऊपर ट्रॉफी का नाम रखा गया। और बेनॉर्ड जोन से हैं, ये ऑस्ट्रेलियन जोन से स्पिनर थे, और ये दोनों की डेथ हो गई थी, तो हो चुकी है। तो इन दोनों के नाम के ऊपर वो ट्रॉफी का नाम रखा गया, और ये ट्रॉफी जोन सी ऑस्ट्रेलिया ने 1-0 3 टेस्ट मैचेस से और एक 1-0 से जीत ली। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ट्रॉफी का नाम जोन से आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा मार्च की तरफ। अब हम कहाँ आते हैं? मार्च की तरफ। तो मार्च की तरफ आए तो मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो थर्ड मार्च को मैंने पहले भी आपको बताया है कि उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए थे। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? शौकत। उनका क्या नाम है? शौकत मिर्जियेव। आपने बस शौकत याद रखना है, शौकत। शौकत, उनका क्या नाम है? शौकत मिर्जियेव, इस तरह का कोई नाम है उनका। लेकिन आपने क्या याद रखना है? शौकत। आपने क्या याद रखना है? शौकत। तो ये शौकत साहब पाकिस्तान आए थे 2 रोजा दौरे के ऊपर। 3 मार्च को आए, 4 मार्च को ये चले गए। तो 3 मार्च को उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट आए, और इन्होंने क्या किया? इन्होंने आकर पीटीए साइन किया पाकिस्तान के साथ। पीटीए, पीटीए का क्या मतलब होता है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि प्रेफरेंस, जैसे हमने जीएसपी प्लस स्टेटस देखा था ना, जो यूरोपीय यूनियन ने हमें दिया हुआ है, इसी तरह पीटीए एक होता है कि दो मुल्क आपस में क्या करते हैं? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं कि हमारी जो ट्रेड्स, आपके मुल्क से जो ट्रेड हमारे मुल्क में आएंगी, तो हम उसके ऊपर ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाएंगे, जिसे ड्यूटीज कहा जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर जो टैक्स होते हैं, उनको ड्यूटीज कहा जाता है। तो इस तरह वो कहते हैं कि हम ड्यूटीज कम कर देंगे, ताकि आपके लोग जो उनसे हैं, आपके मुल्क में जो, आपके मुल्क से जो चीजें आ रही हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में जा सकें। अगर पाकिस्तान उज्बेकिस्तान में भेजेगा, तो ये जो सी एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि पाकिस्तान, और अभी रिसेंटली कौन सा मुल्क के साथ पाकिस्तान ने पीटीए जो सा है एग्रीमेंट वो साइन किया है? तो वो उज्बेकिस्तान है। उनके प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए थे। तो ये भी गैस से माला माल मुल्क है, तो इस वजह से पाकिस्तान ने इनके साथ पीटीए जो सा है वो क्या किया? वो साइन किया। उसके बाद जो सा है चेयरमैन, मैंने पहले आपको क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, करेक्शन तो नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, अपडेट कर लें कि चेयर हमने देखा था रहमतुल्लिल आलमीन थी, एक अथॉरिटी बनाई थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो उनके जोन से ना चेयरमैन चेंज हुए हैं। उनका नाम है डॉक्टर अनीस अहमद। उनका क्या नाम है? डॉक्टर अनीस अहमद। पहले एजाज अकरम साहब थे, एजाज अकरम साहब। तो डॉक्टर अनीस अहमद जोन से हैं, वो न्यू चेयरमैन है रहमतुल्लिल आलमीन के। न्यू चेयरमैन, जो अथॉरिटी बनाई है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि पाकिस्तान के अंदर जो सारी माशी खराबियां हैं और उन सारी चीजों को देखेगी। तो ये न्यू चेयरमैन है रहमतुल्लिल आलमीन के, जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक न्यू अथॉरिटी जो है वो बनाई है। तो उसके लिए ये आप लोगों को ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास एक मीटिंग होती है, उसे कहते हैं कि, क्या कहते हैं उसको? चलो लिख लो। उसे कहते हैं कि परमानेंट कमीशन ऑफ इंडस ऑन इंडस वाटर। परमानेंट परमानेंट कमीशन ऑन इंडस वाटर। ये कमीशन बना हुआ है इंडस वाटर के ऊपर। जब हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 के अंदर, जिसको वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था? ओवरसी किया था, उसके अंडर हुई थी। तो ये उसके अंडर, उसी ट्रीटी के अंदर, जो 1960 के अंदर ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसके तहत ये परमानेंट कमीशन बनाया गया था 1960 के अंदर। और इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये था कि आफ्टर एवरी वन ईयर ये कमीशन जो सा है ये बैठेगा, ये कमीशन बैठेगा, और जो कोई डैम्स वगैरह एक दूसरे के क्या कहते हैं वहां बन रहे हैं, कोई पानी का मसला है, तो वो उसके ऊपर जो मामलात हैं वो क्या करेगा? वो ठीक करेगा। तो ये हर साल तो मिलनी थी, लेकिन नहीं मिली। तो इस दफा इसका भी पाकिस्तान के अंदर ये मिले हैं कमिश्नर्स। दोनों इंडिया की तरफ से भी कमिश्नर्स आए हुए थे, और पाकिस्तान के तो यहाँ ही होंगे। तो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन मेहर अली शाह साहब कर रहे थे, जो पाकिस्तान के कमिश्नर थे। उनका क्या नाम था? मेहर अली शाह। मेहर अली शाह। और ये 17th मीटिंग थी। ये कौन सी थी? 17वीं। वैसे तो मैंने क्या कहा कि हर साल इसने मिलना था, लेकिन आपको पता पाकिस्तान के हालात जब भी खराब हो जाते हैं, तो फिर
जरा चीजों को नहीं, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के हालात खराब हो जाते हैं तो फिर उनको रोक देते हैं। तो अभी ये पाकिस्तान आए और इन्होंने डिस्कशन की कि जो जो से दरिया हैं उनके ऊपर आप क्या डैम्स बना रहे हैं। पाकिस्तान ने अपनी अपनी वो क्या कहते हैं रिकमेंडेशन दी कि आप यहाँ से ना करें। उन्होंने ये कहा कि आप इस तरह से चीजों को देखें। तो ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से था, एक कमीशन बना है और उस कमीशन की अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है, वो पाकिस्तान के अंदर हुई है। और अब नेक्स्ट जो मीटिंग होगी अगले साल अगर इंशाल्लाह हुई तो वो जो सा आपकी कहाँ होगी, वो इंडिया के अंदर होगी। उसके बाद एक आपका ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं कह सकते, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर जस्टिस, फॉर जस्टिस। जी जी, ये मेहर पाकिस्तान के कमिश्नर थे, पाकिस्तान को इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये मेहर अली शाह। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस एक्सीलेंस, जस्टिस एक्सीलेंस, ये एक इंस्टीट्यूट है, हेग है, नेदरलैंड जो सा है वहां ये इंस्टीट्यूट है, नेदरलैंड बेस्ड। तो इसने एक अवार्ड दिया है अभी जस्टिस एक्सीलेंस के ऊपर, इसने अभी अवार्ड दिया है जस्टिस एक्सीलेंस के ऊपर, और वो अवार्ड मिला है पाकिस्तान के एक्स चीफ जस्टिस, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जो अभी गुलजार साहब से पहले थे। आसिफ सईद खोसा साहब को इन्होंने अवार्ड दिया है, सईद खोसा साहब को, ठीक है। आसिफ सईद खोसा साहब को इन्होंने अवार्ड दिया है जस्टिस एक्सीलेंस के ऊपर कि आपने बहुत अच्छा जस्टिस किया, और वैसे भी एक जज भी अच्छे थे। तो क्या कहते हैं, जस्टिस एक्सीलेंस अवार्ड मिला है किनको, जस्टिस आसिफ सईद खोसा को 2022 के अंदर। और इन अभी नाम इनका आया है, मे बी नेक्स्ट मंथ या इसी वीक के अंदर या अगले वीक के अंदर, क्या है, इनको ये अवार्ड जो है वो वहां बुलाकर दे भी देंगे। तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा के हवाले से एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसी मंथ के अंदर जो सा, अभी तो गवर्नमेंट वैसे जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट अनाउंस करके गई है 28.8% जॉब कोटा, जॉब कोटा फॉर साउथ पंजाब। अब देखें ये मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि 28.8% जो है वो जॉब कोटा गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने, जो साउथ पंजाब आपका रीजन है, मुल्तान, डीजी खान, बहावलपुर, इस रीजन को क्या कि अब जितनी भी जॉब्स आएंगी नेक्स्ट पंजाब की पीपीएससी के थ्रू, तो उनके अंदर जो है 28.8% जॉब कोटा जो है उसको साउथ पंजाब को मिलेगा। तो अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, सब कुछ इसके ऊपर जो तरमीम होनी थी, जो रूल्स चेंज होने थे, सब कुछ हो गए हैं। लेकिन अब देखो कि इसके ऊपर अमल दरामद कब शुरू होता है, अमल दरामद शुरू होगा तो अच्छी बात है, लेकिन तब तक देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि 28.8% जो है ये। जी जी, अच्छा जी। उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ 4 मार्च एक डेट इंपॉर्टेंट है। एक अनफॉर्चुनेट मॉस्क पिशावर के अंदर, इमाम बारगाह के अंदर एक सुसाइड अटैक हुआ, हमला हुआ, और उसके अंदर काफी सारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। तो वो आपने याद रखना है, 4 मार्च को हुआ। और आईएसके ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की। आईएसके, इस्लामिक, ये इंपॉर्टेंट है, इस्लामिक स्टेट खुरासान, खुरासान। ये आईएसके क्या है, ये चैप्टर है, मतलब एक ब्रांच है, चैप्टर ऑफ दाइश, जिसे दाइश कहते हैं ना, दाइश आपने नाम सुना होगा, दाइश। ये दाइश का यहाँ का चैप्टर है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है आईएसके, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान। और आईएसके जो सा है ये कहाँ ऑपरेट करती है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर वाली साइड पे ऑपरेट करती है। उस इलाके को खुरासान कहा जाता है, इस वजह से इसने अपना नाम क्या रखा है, आईएसके। और ऑफिशियली 2015 के अंदर इसने कहा था कि आईएसके ने कि हम यहाँ आए हैं, 2015 के अंदर इन्होंने अपनी एंट्री लगाई थी। और उस वक्त से लेकर अब तक जो है ये ऑपरेट कर रहे हैं। और ये खास तौर पे जो कम्युनिटी है, अहले तशी कम्युनिटी, उनको भी बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। और ये जो अभी पिशावर मॉस्क इंसिडेंट हुआ, ये भी इमाम बारगाह के ऊपर जो सा इंसिडेंट हुआ था। और आईएसके ने, ये पूछा जा सकता है कि जो इस अभी पिशावर के अंदर, क्योंकि अब 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे लाहौर के अंदर जो लास्ट अटैक हुआ था, वो जो बीएलए है, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की। फिर एक टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये सारे आप लोगों को पता है। और तीसरी अभी जो एक खौफनाक ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ पिशावर के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी ना बीएलए ने कबूल की, ना ही किसने, टीटीपी ने कबूल की, बल्कि किसने कबूल की, आईएसके, इस्लामिक स्टेट खुरासान ने, जो कि 2015 के अंदर आई। और ये एक दाइश, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर, उसका एक चैप्टर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए। इनके खिलाफ ऑपरेशंस चल रहे हैं, इनके खिलाफ क्या है, ऑपरेशंस चलते हैं। जैसे
और हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी रद्दुल फसाद अभी चल रहा है, उससे पहले ज़रब अज़्ब हुआ, उससे पहले राह रास्त हुआ था। तो ऑपरेशंस चल रहे हैं, काफी हद तक कंट्रोल हुआ है चीजें, लेकिन फिर भी आपको पता है कि कुछ ना कुछ जोन से हैं वो इंटेलिजेंस फेलियर या कभी कुछ हो जाता है जिसकी वजह से ऐसे वाकयात हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है मारखोर, मारखोर के ऊपर। तो मारखोर के बारे में ये आई है कि पिछले 30 सालों के अंदर, 30 ईयर्स के अंदर इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। तो ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी जरा मैंने कहा इसी बहाने मारखोर डिस्कस हो जाएगा कि पाकिस्तान का कौमी जानवर है। तो इसकी जो तादाद है आपको पता है पहले कम हो रही थी। तो जो अभी जो हमने वर्ल्ड वाइड फंड देखा था जो कि एनिमल्स के हवाले से, उन्होंने फिर रिपोर्ट दी कि जो मारखोर हैं पाकिस्तान ने उनकी अच्छी ख्याल रखा है। तो अब उनकी जो तादाद है पिछले 30 सालों में क्या हो गई है, वो डबल हो गई है। वो क्या हो गई है, डबल हो गई है। उसके बाद जो सा है FATF की बात, ये भी चीज आपकी रिपीट होगी। FATF, तो FATF ने अभी रिसेंटली कौन से मुल्क को ग्रे लिस्ट के अंदर डाला है, यूएई को किस में डाला है, ग्रे लिस्ट। तो अब मुस्लिम उम्मा जो सी है वो इकट्ठी हो गई है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में है, यूएई भी ग्रे लिस्ट में है, टर्की, जॉर्डन, माली, ये हम देख चुके हैं कि इनको पहले ही FATF के अंदर डाला जा चुका है। तो अभी जो रिसेंटली जो उनका इजलास हुआ है उसके अंदर यूएई को क्या किया गया है, यूएई को क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो लॉज हैं वो कमजोर हैं, जिसकी वजह से यूएई को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और पाकिस्तान को अभी वो टाइम दिया गया है कि आपने टोटल 27 के ऊपर आपने काम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान को टोटल कितनी रिकमेंडेशंस दी थी कि आपने काम करना है, वो है 28। तो पाकिस्तान ने 28 में से 27 के ऊपर फुल काम कर लिया है। और ये हम डिटेल में देख चुके हैं कि पाकिस्तान ने किस किस के ऊपर काम किया और क्या चीजें पाकिस्तान को। अब उन्होंने कहा है कि अब आप सजाएं दें, आपने जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर आपने लॉज तो बना लिए, आपने इंप्लीमेंट उन मुजरिमों को पकड़ भी लिया, लेकिन अब जो एक रहता है 27 तो पाकिस्तान ने कर लिए, एक टोटल 28 है ना, तो एक जो रहता है उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप इन सजाओं को इंप्लीमेंट करें, जो मुजरिम है उन जो मुलजिम है सॉरी उनको मुजरिम बनाएं। तो उन अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग मैंने बताया, मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा जी, उसके बाद आपकी फैल्कन टैलन क्या है? फिर क्या कहते हैं मेरे फिर 26, एक यही होगा, इसको देख लेना, मेरे जहन में शायद फिर वो आया, फिर 27 ही है टोटल, या 27 है या 26 है, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा फिर, ठीक है। बल्कि 27 ही है, मेरे ख्याल में 27 ही है। चलो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, थोड़ी देर में कर देता हूँ। अच्छा, फैल्कन टैलेंट जौन सी है, ये एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हैं। एयरफोर्स एक्सरसाइजेज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं किस किस के दरमियान, USA, अमेरिका के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि फाल्कन टैलेंट 2022 के अंदर ये अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है एक्सरसाइजेज। तो ये किन कौन कौन से दो मुल्कों के दरमियान हुई हैं, तो पाकिस्तान के दरमियान और जो आपका अल्लाह भला करे दूसरे कौन से हैं, पाकिस्तान और अमेरिका, उनके दरमियान ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं ये कंक्लूड हुई हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जरा थोड़ी सी कोविड के ऊपर बात करते हैं। तो कोविड के ऊपर अगर हम बात करें, कोविड के ऊपर, तो कोविड के हवाले से एक तो पाकिस्तान के अंदर 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ लोग जो उनसे हैं वो क्या है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, फुली वैक्सीनेटेड फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं। 100 मिलियन पीपल जो से हैं वो क्या है, ऑफिशियली फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उनको वैक्सीनेशन लग चुकी है। और 127 मिलियन 127 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनको एटलीस्ट 1 डोज तो लगी है, एटलीस्ट 1 डोज लगी है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद एक डेट इंपॉर्टेंट है, वो है 16 मार्च 2022। 16 मार्च 2022 को क्या हुआ है, 16 मार्च 2022 को रिमूव्ड ऑल कोविड रिस्ट्रिक्शंस। पाकिस्तान ने जितनी कोविड की रिस्ट्रिक्शंस थी वो रिमूव कर दी हैं, मतलब मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये जितनी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि कोविड 19 की वजह से, तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली 16 मार्च को क्या किया है,
16 मार्च को जितनी कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी उनको क्या किया, उनको खत्म कर दिया। और साथ ही ये वैसे तो बाद में बनता है 2022, सॉरी 2022 चल रहा है, 2022 2022, अच्छा 2022 को उन्होंने क्या किया, खत्म कर दिया। और दूसरा एनसीओसी जो था, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो सा है आपका एनसीओसी, ये 31 मार्च 2022 को इसको भी क्लोज कर दिया गया। ये भी क्लोज हो गया है 31 मार्च 2022 को ऑफिशियली। क्यों? एनसीओसी बनाया गया था आपका अप्रैल 2020 के अंदर, अप्रैल 2020 के अंदर के इसमें कोविड के हवाले से ये सारा मॉनिटरिंग करेगा। और किसके, इसका सरबराह कौन था? इसका सरबराह असद उमर साहब थे। इसके सरबराह ये हम पहले देख चुके हैं। तो एनसीओसी जो है इसको ऑफिशियली, क्योंकि 16 मार्च को पाकिस्तान ने कहा कि अब हमारे कोविड के केसेस कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो सब जब रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई तो साथ उन्होंने कहा कि अब एनसीओसी की भी जरूरत नहीं है। अब कोविड के रिलेटेड कोई मसला होगा तो वो जो एनआईएच है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है पाकिस्तान का, एनआईएच, अब जितने मामलात हैं वो एनआईएच देखेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है। उन्होंने कहा अगर अब कोविड के रिलेटेड कोई मसला आएगा भी तो हमें एक स्पेसिफिक वो बनाने की जरूरत नहीं है, और हमें जो सा एनआईएच ही उसको हैंडल कर लेगा। और साथ एक चीज लिख लें, अभी तक टोटल जो सा है 6 मिलियन कितने होते, 60 लाख, 6 मिलियन, पूरी दुनिया के अंदर 6 मिलियन पीपल डाइड ड्यू टू कोविड। ठीक है, तो ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा भी गया था, और अभी 6 मिलियन अभी ही क्रॉस हुए हैं, क्योंकि जब ये सवाल पूछा गया था तो तब 5.8 मिलियन जो हैं वो पीपल कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया के अंदर उनकी डेथ हुई थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो है पूरे 6 मिलियन हो गए हैं। तो ये सवाल जो है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर अभी तक कोविड 19 की वजह से कितने लोग जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किनकी डेथ हुई है। तो 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से क्या हुई है, उनकी कोरोना वायरस से उनकी डेथ हुई है। उसके बाद एक नाम आपने याद रखना है, उनका नाम है रदवा हेल्मी। उनका क्या नाम है? RAD, रदवा हेल्मी, HELME, हेल्मी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रदवा हेल्मी। इनका ताल्लुक है इजिप्ट से, इनका ताल्लुक है इजिप्ट से। और ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं? ये फर्स्ट वुमेन जज ऑफ स्टेट काउंसिल। मिस्र की जो सुप्रीम कोर्ट है उसका नाम क्या है? उसे कहते हैं स्टेट काउंसिल। ठीक है, मिस्र की, इजिप्ट जोन सा है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या नाम है? उसको कहते हैं स्टेट काउंसिल। उसको क्या कहते हैं? स्टेट काउंसिल। तो उसकी ये पहली वुमेन औरत बनी है जज। जैसे पाकिस्तान के अंदर जस्टिस आयशा मलिक बनी है पहली दफा जज, इसी तरह जो रदवा हेल्मी साहिबा हैं, ये इजिप्ट की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली दफा क्या बनी है? उसकी जज बनी है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड, आपके बरतानिया की ऑक्सफोर्ड। ठीक है, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स की यूनियन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनियन। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनियन, इसकी बड़ी डिबेट्स भी होती हैं। तो पाकिस्तान के एपीएस जो आर्मी पब्लिक स्कूल के एक सर्वाइवर हैं, जब वहां अटैक हुआ था तो उनका नाम था अहमद नवाज। उनका क्या नाम था? अहमद नवाज। तो अहमद नवाज साहब जो हैं ऑक्सफोर्ड यूनियन के क्या बने हैं? ये प्रेसिडेंट बने हैं। ये इसके क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। प्रेसिडेंट, तो ये भी पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट पूरा लिख लीजिएगा, प्रेसिडेंट। तो अहमद नवाज, जैसे मैंने बताया कि ये एपीएस सर्वाइवर हैं। एपीएस के अंदर जब अटैक हुआ था तो इन्होंने ये वो अटैक इन्होंने सर्वाइव किया था, और उसके बाद ये एपीएस क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड के अंदर पढ़ने चले गए थे। और ये वही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है बरतानिया की जिसके अंदर आपकी मलाला यूसुफजई ने भी वहीं से पढ़ा है। आपके इमरान खान साहब जो हमारे करंट 22वें प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी वहां से पढ़ा है। उसके बाद बीबी शहीद जोनसी हैं, बेनजीर भुट्टो साहिबा, वो भी पाकिस्तान की जोनसी, वो भी वहां की एलुमिनाए हैं। तो ये जो अहमद नवाज साहब, ये भी वहां पढ़ रहे हैं। और इन्होंने अभी जो स्टूडेंट यूनियन, ये क्या है? स्टूडेंट यूनियन है, स्टूडेंट यूनियन। तो उस स्टूडेंट यूनियन के ये क्या है? प्रेसिडेंट जोन से हैं, वो सेलेक्ट हुए हैं। 7 मार्च बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 7 मार्च 2022। रफीक तारड़ डाइड, रफीक तारड़ तारड़ डाइड एट द एज ऑफ 92 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ है, रफीक तारड़ साहब का। रफीक तारड़ साहब जो से हैं, इनका इंतकाल कब हुआ? 92 ईयर्स की एज के अंदर 7 मार्च 2022 को इनका इंतकाल हुआ। और ये कौन है? ये एक्स सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं। एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, 1997 के अंदर रिटायर हुए थे। और ये कौन रहे हैं? एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं।
1997 के अंदर ये जज से रिटायर हुए और 1998 के अंदर ये क्या है, पाकिस्तान के सदर बन गए। और उसके बाद ये पाकिस्तान के सदर कब तक रहे, 2001 तक रहे। ठीक है, तो ये जब ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इनके हवाले से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है कि, लेकिन ये याद रखना है कि ये जज तो पाकिस्तान के रहे ही रहे हैं, ये उसके साथ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, तो तब पाकिस्तान के जो, नहीं तब ये नहीं थे जज वैसे, तो सॉरी तब वो नहीं थे, बल्कि 1998 ना, हाँ मई के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया, तो ये जनवरी 1998 के अंदर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे रफीक तारड़ साहब, जनवरी 1998 के अंदर। और जब मुशर्रफ साहब ने फिर मार्शल लॉ लगाया था, तो तब भी ये प्रेसिडेंट के तौर पे रहे थे, और 2001 के अंदर फिर मुशर्रफ साहब ने इनसे इस्तीफा ले लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, नवाज शरीफ के दौर के अंदर, ये सेकंड टेन्योर के अंदर ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, और उसके बाद जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ये। और इनका भी जो पोता है अताउल्ला तारड़, वो नून लीग की तरफ से एमपीए भी है। तो ये एक पॉलिटिकल घराना और पाकिस्तान के सदर भी रहे हैं, तो हमारे लिए इनकी डेट ऑफ डेथ जो सी है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 मार्च, बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिन, 8 मार्च। 8 मार्च को क्या हुआ है, किसी को पता है कुछ? 8 मार्च को क्या हुआ? शाबाश। तो 8 मार्च क्या है आपका? विमेन डे। विमेन डे, एक तो 8 मार्च हो गया विमेन डे के हवाले से, ठीक हो गया, विमेन डे के हवाले से। दूसरा 8 मार्च आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो दूसरा असल आपका 8 मार्च इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अदमे एतमाद, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, अब हम देखते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस साहब क्या है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कैसे, किस आर्टिकल के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पेश किया जाता है? आर्टिकल 95 के तहत, आर्टिकल 95 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सारा तरीकाकार बताया गया है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ, जो 8 मार्च को मैंने बताया, 8 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जोन सा है उसको सबमिट किया गया टू नेशनल असेंबली। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की को क्या किया गया, सबमिट किया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सबमिट किया गया, क्योंकि नेशनल असेंबली का इजलास नहीं बुलाया हुआ था। इसको समझ लेना कि नेशनल असेंबली जो सा है वो सेशन के अंदर नहीं थी, तो 8 मार्च को स्पीकर साहब को एक क्या कहते हैं, रेक्विजिशन कहा जाता है, रेक्विजिशन भेजी गई कि आप कौमी असेंबली का इजलास बुलाएं, हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट की है आपको। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट करने के लिए 20% मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं, 20% मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। और वो कितने बनते हैं? 20%, 68 मेंबर्स बनते हैं। नेशन आपकी जो कौमी असेंबली है उसमें 342 टोटल अरकान है, 342 अरकान, 342 जोन से हैं आपके नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 172 चाहिए होते हैं, मिनिमम रिक्वायर्ड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आपको 372 में से 142 वोट जोन से हैं वो, सॉरी 342 में से 172, 172 वोट चाहिए होते हैं इफ यू वांट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी चीज, 342 मेंबर्स में से अगर 20% मेंबर्स जो कि 68 बनते हैं, वो सिग्नेचर कर स्पीकर साहब को कह दें कि हम जोन सा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जोन सा है वो आ जाएगा। तो क्या हुआ, 342 के ऐवान में से 20% लोगों ने, जो कि 68 मेंबर्स बनते हैं, उन्होंने 8 मार्च को आर्टिकल 95 के तहत नेशनल असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमा करवा दी। ठीक है, यहां तक आप लोगों को यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि कितने मेंबर्स चाहिए होते हैं सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट करने के लिए, 20%, जो कि 68 बनते हैं, और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 172। अब क्या हुआ आगे, अब उसके बाद जौन सा है, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होता है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जोन सा है जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट कर दी जाती है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन,
जो स्पीकर है वो मैक्सिमम 14 डेज के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाएगा। अल्लाह के बंदो, मैंने कहा है मिनिमम रिक्वायर्ड। आप 1000 बंदों के साइन ले लो, मैंने मिनिमम रिक्वायर्ड की बात की है। मिनिमम रिक्वायर्ड के 68 बंदे अगर होंगे तो ही सबमिट हो सकता है। 67 होंगे तो नहीं आएंगे। आप 69 ले आओ, 70 ले आओ, पूरे 372 ले आओ और 342 ले आओ, कोई मसला नहीं है। मिनिमम रिक्वायर्ड 68 है, मतलब 20%। ठीक है। मैक्सिमम 70 डेज के अंदर नेशनल असेंबली का जो सा है इजलास वो बुलाया जाना होता है। जब जब जो सा है जब आपका नेशनल असेंबली के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को सबमिट कर दिया जाता है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 20% अरकान लिख के दे देते हैं, तो उसके बाद जो स्पीकर नेशनल असेंबली है वो 14 डेज के अंदर नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने के पाबंद हैं। अब 8 मार्च को क्या हुआ, सबमिट हुआ और 14 विद इन 14 डेज इजलास बुलाना था, लेकिन जो इजलास बुलाया गया वो बुलाया गया 25 मार्च को। 25 मार्च नेशनल असेंबली सेशन बिगिन स्टार्ट हुआ। अब उसके ऊपर लोगों ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, तो और स्पीकर साहब ने अपना गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन स्पीकर साहब ने जो तौजीह पेश की, जो उन्होंने अपनी जस्टिफिकेशन पेश की, तो उन्होंने ये कहा कि जो 14 डेज था इसका मतलब था कि 14 वर्किंग डेज। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन की, जिसकी वजह से आपने देखा कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाओ, इसने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन वो चीज ये आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पूछ ले कि 14 डेज तो लिखा हुआ है आर्टिकल 95 के अंदर कि 14 डेज के अंदर कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाना है, तो स्पीकर ने 25 को क्यों बुलाया? एक तो जस्टिफिकेशन दी गई कि ओआईसी का इजलास है, और दूसरा ये कहा गया कि वो वर्किंग डेज जो हफ्ता इतवार है उसको निकाल के उन्होंने 25 को बुलाया। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। आपने बस ये याद रखना है कि मैक्सिमम जो 14 डेज के अंदर अंदर जो सा है कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर ने बुलाना होता है। उसके बाद जो सा है पहले दिन इजलास हुआ, तो एक रिवायत है कि जब भी आपका कोई रुकने असेंबली होता है, उसकी डेथ हो, तो जब भी कौमी असेंबली का इजलास बुलाया जाता है तो उसके ऊपर फातह ख्वानी कराकर उसको इजलास को एडजर्न कर दिया जाता है, उसे मुलतवी कर दिया जाता है। तो 25 मार्च को एडजर्न हो गया सेशन। फिर क्या हुआ, 28 मार्च आई। 28 मार्च, तो 28 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल्ड इन नेशनल असेंबली। पहले क्या थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए उन्होंने इजलास बुलाने के लिए सबमिट रिक्वेस्ट की थी, उसको सबमिट किया गया था। अब क्या है, टेबल्ड का क्या मतलब, उसको कौमी असेंबली के अंदर पेश किया गया। उसको क्या किया गया, उसको पेश किया गया कौमी असेंबली के अंदर 28 मार्च को। 25 मार्च को इजलास बुलाया गया, उसके बाद इजलास मुलतवी कर दिया गया जुम्मे वाले दिन, क्योंकि उस दिन फातह ख्वानी की गई। और उन्होंने कहा कि एक रिवायत है, फातह ख्वानी करने के बाद इजलास पहले दिन नहीं होती कार्रवाई, हफ्ता इतवार छुट्टी, और आई थिंक 28 मार्च सोमवार को ही बना, तो उस दिन बुलाया गया। तो उस दिन टेबल्ड की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि ओपोजिशन लीडर हैं। ठीक है। अब यहां सुन लो बात, जहां आपका जो आयन है, जो आपके रूल्स हैं, नॉट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करो अल्लाह के बंदो। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जोन सी है, वो टेबल जब हो जाती है कौमी असेंबली के अंदर, जो कि 28 मार्च को हुई, तो जब वो टेबल हो गई, अब यहां याद रखना कि कौमी असेंबली के अंदर टेबल्ड का क्या मतलब, पेश हो गई। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कौमी असेंबली के अंदर जब पेश हो जाती है, तो पेश हो जाने के बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट मरहला, उसके ऊपर वोटिंग, उसके ऊपर क्या होती है, वोटिंग। और वोटिंग के लिए कानून क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, आइन क्या कहता है कि नॉट बिफोर 3 days, नॉट आफ्टर 7 days। 28 मार्च को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो गई कौमी असेंबली के अंदर। तो जब वो टेबल हो जाती है, उसके 3 दिन तक आप वोटिंग नहीं करवा सकते। 3 दिन से पहले, 3 दिन तक नहीं, नॉट बिफोर, तीसरे दिन करवा सकते हो। मतलब 29 को नहीं करवा सकते थे आप, 30 को नहीं करवा सकते थे, लेकिन 7 दिन के बाद भी आप वोटिंग उसके ऊपर नहीं करवा सकते।
और अब जो 7 दिन बन रहे हैं, जो न्यूज आ रही है कि 3 अप्रैल जो कि कल बनेगी आपकी 3 अप्रैल को वोटिंग होगी ऑन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसके ऊपर खान साहब जो जिन्होंने अदम एतमाद की है उनको 172 वोट्स दिखाने होंगे कि 172 वोट्स जो उनसे हमारे पास हैं, और खान साहब जो उनसे हैं वो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से अब हमें नया जो उनसा कायदे अवान चुनने का मौका फराहम किया जाए। तो ये सारा हिसाब किताब है कि 3 अप्रैल को अब वोटिंग होगी, और 3 अप्रैल को कल और पता लग जाएगा कि कौन जो सा है वो आपका नया प्राइम मिनिस्टर जो सा है वो बन। नहीं, ये नहीं है। यही तो ऑपोजिशन ने, ये जो मैंने आपको ऊपर वर्किंग डेज की एक एग्जांपल दी थी ना, वर्किंग डेज की, तो वो यही तो मैंने आपको बात की है कि ऑपोजिशन कह रही थी कि वर्किंग डे का तो कांसेप्ट कौमी असम्बली के अंदर नहीं होता। तो स्पीकर ने ये किस तरह से अपना इख्तियार इस्तेमाल कर लिया, वो मैंने बताया कि जो उन्होंने जस्टिफिकेशन दी वर्किंग डेज की, ठीक है, वैसे तो छुट्टी होती है ना, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास तो बुलाया जा सकता था, लेकिन ये स्पीकर की जस्टिफिकेशन थी, लेकिन इजलास वर्किंग डे पे भी बुलाया जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से 2-3 चीजें, उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। तो अभी तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर जोन से हैं पाकिस्तान के, नो प्राइम मिनिस्टर आउस्टेड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किसी को भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत नहीं निकाला गया। 2 वजीर आजम है जिनके खिलाफ अभी तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है, एक आपके शौकत अजीज साहिब हैं। नहीं, इसके ऊपर मैं बताता हूं आपको। शौकत अजीज के खिलाफ आई थी 2006 के अंदर, और बीबी बेनजीर भुट्टो बेनजीर भुट्टो के खिलाफ आई थी 1989 के अंदर, ठीक है, और दोनों के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई थी। आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, एक्सेप्ट कल अगर खान साहब के खिलाफ हो जाती है, तो 3 प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है। शौकत अजीज के खिलाफ 2006 में नाकाम हुई, बीबी के खिलाफ 1989 में नाकाम हुई, और अब खान साहब के खिलाफ 3 अप्रैल 2022 में। लेट्स सी क्या होता है। और अदम एतमाद जो है उसके ऊपर उस दिन ही वोटिंग होना लाजमी नहीं होता, उस जो स्पीकर होता है, स्पीकर प्राइम प्रेसिडेंट सॉरी प्रेसिडेंट जो है वो फिर स्पीकर को समरी लिखेगा, लेटर लिखेगा कि नया वो चूज किया जाए। और आर्टिकल 94 जो है आपका, आर्टिकल 94 वो जो है सदर को इख्तियार देता है कि वो प्राइम मिनिस्टर को आगे कंटिन्यू 10-15 दिन और कंटिन्यू करने का भी इख्तियार देता है आर्टिकल 94। तो जो न्यूज में चल रहा है, जो इधर उधर से पता लग रहा है, तो कोशिश यही की जाएगी कि जो अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ कैंडिडेट हैं, अगर वह तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, सॉरी कामयाब हो जाती है, खान साहब हट जाते हैं, तो उसको जितना डिले कर, स्पीकर साहब के पास बहुत इख्तियार होते हैं, तो वो जितना डिले करें वोटिंग शहबाज शरीफ के एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तो वो कर सकते हैं, ये उनके पास इख्तियार है। तो लाजमी नहीं है, उसी दिन भी वोटिंग हो सकती है, करवाना चाहें हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक और रिपोर्ट्स के मुताबिक वोटिंग डिले होगी। ठीक हो गया। आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 के तहत मैंने ये बताया कि प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कहे कि जब अब आप अक्सरियत आपके पास नहीं रही, लेकिन फिर भी जब तक वोटिंग नहीं होती, आप एज अ प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दो स्पीकर्स के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद आई है। तो एक स्पीकर है, उनका नाम है चौधरी आमिर अली, उनका क्या नाम है, चौधरी आमिर हुसैन, चौधरी आमिर हुसैन। ये कौन है, स्पीकर थे ये कौन थे, स्पीकर थे। तो ये वाहिद स्पीकर हैं जिनके खिलाफ तहरीक में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2 टाइम्स आई है। ये वाहिद स्पीकर हैं जिनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2 दफा आई है। एक 2003 में आई थी और एक 2004 में आई थी इनके खिलाफ। ठीक है, एक 2003 में आई थी, 2004 में, एक 2003 में, एक 2004 में। ठीक है। प्रेसिडेंट नहीं चेंज हो सकता, मैंने बताया था आपको कि प्रेसिडेंट के लिए मुआवजा करना पड़ता है, इंपीचमेंट करनी पड़ती है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है, उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर साहब हटेंगे तो पूरी कैबिनेट चली जाती है। क्यों? कैबिनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो कैबिनेट भी नहीं होगी। तो कैबिनेट चेंज होगी, प्राइम मिनिस्टर सदर चेंज नहीं होंगे, कोई असेंबली डिसॉल्व नहीं होती। एक और चीज याद रखिएगा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हो जाती है तो आपका प्राइम मिनिस्टर असेंबलीज को डिसॉल्व नहीं कर सकता। और तीसरी बात ये याद रखिएगा कि जितनी आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, 4 आपकी, कोई भी डिसॉल्व नहीं होगी अगर खान साहब जो सा है असेंबली तोड़ भी दे, मतलब खान साहब या अगले आने वाले वो अपनी असेंबली तोड़ भी देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई असेंबलियां हैं वो इसी तहत अपना काम करती रहेंगी, जब तक
जो सूबाई असम्बली जो सी है वो खुद अपने आप को ना तोड़े, वफाकी हुकूमत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसकी एग्जांपल देता हूं कि अगर कल जो सा है खान साहब जो से हैं वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जीत जाते हैं और अगले हफ्ते वो असम्बली तोड़ने का ऐलान कर देते हैं और बाकी जो 4 सूबे हैं वो कहते हैं कि हम अपनी असम्बलीज नहीं तोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा? खान साहब जो से हैं सिर्फ सूबे के अपने वफाक के अंदर वहां इलेक्शन करवा सकते हैं, वो फोर्स नहीं कर सकते कि सूबाई असम्बलियां जो सी हैं वो भी तहलील हों। तो ये चीज आप लोग जो से हैं ये भी याद रखिएगा। और साथ चौधरी आमिर हुसैन 2003 और 4 में ये स्पीकर थे जिनके खिलाफ 2 दफा क्या आई? तहरीक अदम एतमाद आई। और वाहिद एक स्पीकर हैं, उनका नाम है सैयद फखर इमाम। उनका क्या नाम है? सैयद फखर इमाम। ये क्या है? ये स्पीकर थे जिया के दौर के अंदर, 1986 के अंदर इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी। ये भी स्पीकर थे और ये उससे वाहिद स्पीकर हैं जो कि क्या हो गए थे? रिमूव्ड हो गए थे, रिमूव्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सैयद फखर इमाम जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर के क्या हैं? वफाकी वजीर भी हैं ऑन फूड एंड सिक्योरिटी, ये वही सैयद फखर इमाम साहब हैं। तो सैयद फखर इमाम 1985 के अंदर ये स्पीकर मुंतखब हुए थे जियाउल हक के दौर के अंदर। तो फिर क्या हुआ था? 1986 के अंदर इनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी स्पीकर के खिलाफ, और फिर क्या हुआ? ये उससे हार गए थे और फिर इनको अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। तो अगर कोई पूछ ले अभी तक कितने प्राइम मिनिस्टर को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया जा चुका है? किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं हटाया गया। कितने स्पीकर्स को हटाया जा चुका है? सिर्फ एक ही स्पीकर को, और उनका नाम है सैयद फखर इमाम। और 1986 के अंदर जिया साहब के दौर के अंदर इनको क्या है? इनको हटाया गया था। ठीक है? तो ये जौन सा आप लोगों ने इसको भी याद रखना है। तो ये आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से कुछ चीजें थी। यहां तक चीजें क्लियर हैं? किसी को कोई मसला मसाइल हो? ऑल क्लियर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने एक बंदा देखा था जिसके अंदर पिग ट्रांसप्लांट हुआ था। नाम याद होगा आपको, डेविड बेनेट। उसका क्या नाम था? डेविड बेनेट। ये मैंने कहा एक अपडेट दे दूं आपको। डेविड बेनेट साहब के अंदर जो पाकिस्तानी एक स्पीकर यही होगा जब तक स्पीकर के खिलाफ वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आती। अगर स्पीकर के खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं तो फिर वो जा सकता है, वरना तब तक वो यही रहेगा। ठीक है? डेविड बेनेट साहब जिसके अंदर पिग का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, पाकिस्तान के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर मुहैयुद्दीन, वो भी उसके साथ थे। तो ये डेविड बेनेट साहब जोन से हैं, ये 9 मार्च को इनका इंतकाल हो गया। 9 मार्च को मैंने आपको बताया था कि ये 2-3 महीने से ज्यादा नहीं निकालेंगे। तो जनवरी के अंदर जोन सा है, आई थिंक जनवरी या दिसंबर के अंदर इनका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। इनको पिग सुअर का जोन सा दिल लगाया गया था और उसको हमने देखा था डेविड बेनेट साहब। तो इनका 9 मार्च को क्या हो गया? इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद इसराइल के जो प्रेसिडेंट हैं इजहाक हरजोग, ठीक है? क्या नाम है उनका? इजाक आइजैक हरजोग। ये 14 साल बाद, 14 ईयर्स के बाद पहली दफा कहाँ गए हैं? इनका ट्रिप गया है ऑन टर्की। टर्की गए हैं, तैयब अर्दवान साहब से मिले हैं। तो ये कौन है? ये इसराइल के प्रेसिडेंट हैं। इजाक हरजोग साहब कौन है? ये इसराइल के प्रेसिडेंट हैं। और आफ्टर 14 ईयर्स ये टर्की जोन सा उससे मिलने के लिए गए हैं। ये कहाँ गए हैं? ये टर्की से उनको मिलने के लिए गए हैं। तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसराइल और टर्की के दरमियान जोन सा है, ये एक रिलेशनशिप में उनका एक इंपॉर्टेंट दौरा साबित हो सकता है। और मे भी उनके जो प्राइम मिनिस्टर है नफ्ताली बेनेट साहब, तो बेनेट साहब भी हो सकता है अगले साल, अगले मंथ के अंदर तैयब अर्दवान साहब से मुलाकात करें। उसके बाद साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के अंदर न्यू प्रेसिडेंट आए हैं। न्यू न्यू प्रेसिडेंट, उनमें इलेक्शन हुए हैं इस महीने। 2-3 प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नए आए हैं, तो वो आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। तो साउथ कोरिया के अंदर जो है उनका नाम है योआन सुक योल, YEOL, युआन सुक योल। ठीक है? ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट आए हैं, तो इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, युआन सुक योल। तो क्योंकि साउथ कोरिया जो है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वैसे भी ओवरऑल साउथ कोरिया के वैसे साथ एक और मुल्क है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया ने आफ्टर 2017 बैलिस्टिक मिसाइल एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, और वो कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है 2017 के बाद? उसे कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है? आगे लिख लीजिएगा, इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का 2017 के बाद तजर्बा किया है। तो बड़ा पूरी दुनिया हिल गई है
तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली कौन से मुल्क ने इंटर कॉन्टिनेंट जो सा है बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, क्योंकि साउथ कोरिया के बिल्कुल साथ है ये नॉर्थ कोरिया, तो ये भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हंगरी, हंगरी हंगरी जो सा है, हंगरी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट बहुत इस दफा सिलेक्ट हुए हैं, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो सी है हंगरी ने सिलेक्ट की है, इलेक्ट की है, तो उनका क्या नाम है, उसका नाम है कैटलिन नोवेक, कैटलिन कैटलिन नोवेक, NOVAK नोवेक। कैटलिन नोवेक साहिबा ये क्या है, वुमेन है, तो ये हंगरी की पहली प्रेसिडेंट जो सी हैं वो इलेक्ट हुई हैं। और हंगरी के प्राइम मिनिस्टर बहुत फेमस हैं, उनका नाम है विक्टर ऑर्बन, ये भी नाम आप लोग साथ ही लिख लो, विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन साहब जो से हैं, वहां जो सा है क्या है, वहां प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होता है जैसे पाकिस्तान में, और उनके जो प्रेसिडेंट होता है उनकी ऐसे फर्जी सी हैसियत होती है, तो उनका जो मेन पावरफुल है वो क्या है, विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी है, और ये बहुत दफा पुराना सवाल है, पूछा गया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट बंदा है। और उसके बाद उसने ही फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो अभी सिलेक्ट की है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कैटलिन नोवेक। उसका क्या नाम है, उसका नाम है कैटलिन नोवेक। ठीक है, विक्टर ऑर्बन, विक्टर ऑर्बन जोन सा है उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है। उसके बाद जोन सा है आपका स्पोर्ट्स के हवाले से ही, विक्टर ऑर्बन। अच्छा, उसके बाद स्पोर्ट्स के हवाले से एहसन रमजान, एहसन रमजान, एहसन रमजान 16 ईयर ओल्ड, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है एहसन रमजान का, 16 साल के ये हैं, और इन्होंने क्या किया है, ये यंगेस्ट IBSF चैंपियन है, IBSF चैंपियन बने हैं। IBSF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन चैंपियन। ठीक है, इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन, जैसे सारी फेडरेशन है, फीफा है, ICC है, हॉकी की है आपकी, तो इसी तरह बिलियर्ड और स्नूकर की जो फेडरेशन है उसका क्या नाम है, IBSF। तो इंटरनेशनल बिलियर्ड स्नूकर फेडरेशन के जो अभी चैंपियन बने हैं वो पाकिस्तानी एक बच्चा है, एहसन रमजान, 16 साल का। उसने ईरान के जोन से है, ईरान के एक बंदा था फाइनलिस्ट, उसको हराया, आमिर उसका नाम था, आमिर ईरान का। तो इस भाई साहब ने जो सा हराया, और पाकिस्तान जो सा है अब इसका चैंपियन है बिलियर्ड का और स्नोकर का। और ये जो IBSF है, ये भी याद रखें, अगर कभी पूछ ले, वैसे पूछा तो नहीं गया, कि ये एक ऑर्गेनाइज जो फेडरेशन है, इसका हेड क्वार्टर जो सा है ये दोहा कतर के अंदर है। 1971 के अंदर ये बनी थी, 1971 के अंदर, ठीक है। और जो दोहा है कतर, वहां इसका IBSF का क्या है, दोहा के अंदर इसका हेड क्वार्टर है, दोहा के अंदर, कतर के अंदर, ठीक है। तो ये भी साथ इंपॉर्टेंट है, ये भी आप इसको साथ लिख लो। उसके बाद 11 मार्च को, 11 मार्च को क्या हुआ, J10C इंक्लूडेड इन PAF। J10C हमने देखा कि तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से परचेज किए हैं, तो ये आप लोगों को पहले पता भी है, दोबारा लिख लें कि J10C क्या है, तैयारे हैं जो कि पाकिस्तान ने चाइना से परचेज किए हैं, और ये अभी ऑफिशियली 11 मार्च को PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इनको क्या किया गया है, इनको शामिल कर लिया गया है ऑफिशियली। तो पाकिस्तान ने ये कहां से खरीदे हैं, चाइना से खरीदे हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास जोन सा है आता है, एक पाकिस्तान की पेंटर है, उसका नाम है रबिया जाकिर। उसका क्या नाम है, राबिया या रबिया, राबिया जाकिर। ये पाकिस्तान की पेंटर हैं, राबिया जाकिर। तो ये पहली इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर, जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर, जिन्होंने सऊदी अरेबिया के अंदर ऑर्गेनाइज की है एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन, आर्ट एग्जीबिशन। उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन की है कहाँ, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर, और फर्स्ट वुमेन है ये, फर्स्ट वुमेन है सऊदी अरेबिया से बाहर से किसी और मुल्क से जिनका ताल्लुक हो, वो उन्होंने आर्ट एग्जीबिशन जो सी है वो लॉन्च, वो इफ्तिताह किया हो, या क्या कहते हैं उसको, लॉन्च किया हो। ये जिस दिन 8 मार्च था, विमेन डे के बाद ये किया उन्होंने, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी दिखाना चाह रहा है कि हम जोन से हैं वो विमेन के हवाले से बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं। तो ये जोन सा है, ये भी आपको याद होना चाहिए कि शायद मे भी इसके हवाले से भी कभी ना कभी आप लोगों से कोई ना कोई सवाल जोन सा है वो पूछ लें। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें,
अच्छा, उसके बाद ना 2-3 नाम लिख लो वैसे। हॉल ऑफ फेम होता है पीसीबी का। पीसीबी का क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका, उसमें होता है हॉल ऑफ फेम, जो आपके लेजेंड होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं, तो उनको एजाज के तौर पर कि आपने हमारे मुल्क के लिए इतनी खिदमत की, तो उनको हॉल ऑफ फेम में ऐड किया जाता है। तो अभी रिसेंटली कुछ प्लेयर्स को ऐड किया गया है, तो वो आप नाम याद, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। जवेद मियांदाद को ऐड किया गया है, वकार यूनस को ऐड किया गया है, वकार यूनस साहब को ऐड किया गया है। उसके बाद अब्दुल कादिर साहब को ऐड किया गया है, डेथ हो गई है लेकिन उनके बेटे ने वसूल किया, अब्दुल कादिर साहब, ठीक है, अब्दुल कादिर साहब। और जहीर अब्बास साहब, जिनको एशियन ब्रेडमैन भी कहा जाता है, जहीर अब्बास, पाकिस्तान के बैट्समैन है, इनको एशियन ब्रेडमैन भी कहा जाता है। तो ये 4 प्लेयर्स हैं जिनको अभी पीसीबी ने अपने हॉल ऑफ फेम के अंदर क्या किया है, इन्होंने अपने हॉल ऑफ फेम के अंदर इनको शामिल किया है। और उसके बाद जौन सा है, फिर 15 मार्च आ जाएगा, 15 मार्च। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। टू कम्बैट इस्लामोफोबिया, इस्लामोफोबिया, ओआईसी और इमरान खान का ये इनिशिएटिव था। और यूएन ने भी अभी रिसेंटली क्या किया है, यूनाइटेड नेशन ने भी 15 मार्च को अब ऑफिशियली इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ने का डे जोन सा है वो क्या किया है, वो करार दे दिया है। तो ये भी जोन सा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोबारा आपका रिपीट भी हो गया। उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए और उसका रिजल्ट आया, और हमारे लिए 2 रियासतें जोन सी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, पंजाब और यूपी, जिसे क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। यहाँ बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी मोदी की जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, वो जीती। और जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है, उनका क्या नाम है, योगी, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जोन से हैं, इनका बीजेपी से ताल्लुक है, और ये चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। और पंजाब के अंदर पहले कांग्रेस जीती थी, इस दफा आम आदमी पार्टी, सॉरी, आप, एएपी का क्या मतलब है, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने जीता पंजाब। और उन्होंने जो नए चीफ मिनिस्टर बनाए हैं उनका नाम है भगवंत, उनका क्या नाम है, भगवंत मान, MANN। तो इनका ताल्लुक कहां से है, इनका है आम आदमी पार्टी से, अवामी पता नहीं क्यों जहन में आ रहा है, आम आदमी पार्टी से। तो ये दोनों स्टेट्स हम इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब क्योंकि हमारे साथ भी उनका काफी ताल्लुक है, तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जीता, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर जौन सा है, जी झाड़ू वाले, जिनका इंतखाबी निशान झाड़ू था। इससे पहले इन्होंने इनका जो सरबराह है या प्रेसिडेंट कह लें, मतलब इन पार्टी के सरबराह का नाम जौन सा है, केजरीवाल साहब, अंदर केजरीवाल उनको कहा जाता है, केजरीवाल, ठीक है। आम आदमी पार्टी जौन सा है उसका नाम है केजरीवाल, ये इसके सरबराह हैं केजरीवाल, ठीक है। तो उनके जौन से हैं भगवंत मान साहब जौन से है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। और उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब की जो पार्टी है, उसके चीफ मिनिस्टर जौन से वो पहले भी थे लेकिन दोबारा जीत के अभी भी वही कंटिन्यू कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ साहब। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद 10 मार्च को एक चीज लिख लें, 10 मार्च को इंडिया का ब्रह्मोस, इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल आया पाकिस्तान में। तो ये भी साथ लिख लें, कहाँ आया, मियां चन्नू के अंदर आया, मियां चन्नू के अंदर आया। और पाकिस्तान ने फिर उन्होंने कहा गलती से जी हम टाकिशा की इमारतें सफाई कर रहे थे अपने मिसाइल की, तो चल गया, तो आपकी साइड पे आ गया, तो वापस कर दो हमारा मिसाइल। तो उनका मिसाइल आया था, ब्रह्मोस उसका नाम था, 10 मार्च को आया। और मियां चन्नू साउथ पंजाब में जो जगह है वहां जो सा है ये आकर गिरा। तो शुक्र, अच्छी बात यह है कि कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ। तो ये भी आप लोगों को इसका भी पता होना चाहिए। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने एक इंडेक्स जारी किया जिसे कहते हैं यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की 2021 की। तो उसके अंदर जौन सा है, ये 2012 से ना ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी हो रही है। अगर कभी पूछ लें कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है कब से जारी होना स्टार्ट हुई है, तो 2012 से ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी होना शुरू हुई है। और 2 मुल्क, फिनलैंड और अफगानिस्तान, समझ आ गई होगी आप लोगों को। फिनलैंड क्या है, टॉप किया है, सबसे हैप्पीएस्ट मुल्क है। और सबसे अनहैप्पीएस्ट, नाखुश, ये क्या है, सबसे खुश मुल्क हैप्पीएस्ट, और सबसे नाखुश क्योंकि वहां जंग चल रही है, वहां के मसाइल इतने हैं। अफगानिस्तान ने इस लिस्ट में सबसे बॉटम पे आया है, वहां के लोग सबसे नाखुश हैं क्योंकि वहां के जो हालात हैं। तो फिनलैंड जोन सा है, वहां के लोगों ने सबसे ज्यादा अपने आप को खुश कहा है। और पाकिस्तान जोन सा है, पाकिस्तान को किस में रैंक किया गया है, पाकिस्तान को 121वें नंबर पर रैंक किया गया है।
और इंडिया जो सा है वो 136वें नंबर पर आया है। तो पाकिस्तान का ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के लोग इंडिया से जो से हैं वो ज्यादा खुश हैं। ठीक है, मार्च के अंदर, अभी मार्च के अंदर अभी रिपोर्ट रिलीज हुई। ठीक है, तो ये जो सा ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, 121। पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स कितना है, 121। और सबसे हैप्पी मुल्क जो सा मुल्क मतलब लोग वहां के, तो वो फिनलैंड है। और सबसे नाखुश जो सा है वो क्या है, वो है आपका अफगानिस्तान। वो क्या है, आपका अफगानिस्तान। तो ये भी हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मार्च के अंदर एक आता है, उसे कहते हैं नौरोज। नारोज, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये एक त्यौहार, क्या कहते हैं, नए साल की खुशी के अंदर पर्शियन त्यौहार है। ये क्या है, पर्शियन। पर्शियन, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सब के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये क्या है, ये आपका स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग में मनाया जाता है। स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। तो इस दफा आया है 21 मार्च 2022 को। जो जितने अफगानिस्तान के, सॉरी 2022 को, जितने अफगानिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान, पाकिस्तान की बैठ है, ईरान, ईरान के अंदर तो ये 12-13 दिन तक चलता रहता है, ये जो नौरोज है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये डे होता है। फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग भी इसे कहा जाता है नौरोज को। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, जैसे बाहर आती है। और उसके बाद जो सा है ये, अगर इसको एक और भी इसे कहता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, क्योंकि इक्विनॉक्स होता है ना, हमने देखा था 21-22 मार्च को। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स के दिन जो सा है ये आपका नौरोज होता है। और पाकिस्तान, ये अगर पूछा जाए कि क्या है, तो आपने ये कहना है कि ये पर्शियन त्यौहार है, जो कि बाहर के आने में पहला दिन जो बाहर का होता है, ये जिसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं, उस दिन जो सा है ये आपका त्यौहार जो सा है, नौरोज जो सा है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और बता दिया किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, वहां ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा इवेंट जो सा है वो सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से रिकोडेक, रिकोडिक, रिकोडेक, ठीक है, रिको DIQ, रिकोडेक प्रोजेक्ट है। इसके बारे में वैसे भी पूछा जाता है। रिकोडेक प्रोजेक्ट क्या है आपका जी, रिकोडेक प्रोजेक्ट आपका गोल्ड का और कॉपर का एक प्रोजेक्ट है। माइनिंग, माइनिंग प्रोजेक्ट है। माइनिंग प्रोजेक्ट कहाँ है, चागी बलोचिस्तान के अंदर, चागी बलोचिस्तान के अंदर। ठीक है, तो एक कंपनी थी, उसका नाम था TCC, उसका नाम का TCC, थैटान कॉपर कॉर्पोरेशन, थैटान, थैटन कॉपर कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसको पाकिस्तान ने ठेका दिया था, लेकिन 2011 के अंदर वो सस्पेंड हो गया। अदालत इफ्तिखार चौधरी ने उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये आलमी अदालत में चली गई TCC कंपनी, और पाकिस्तान को जुर्माना लग गया। और पाकिस्तान का वो जुर्माना बना $11 बिलियन, पाकिस्तान का जुर्माना था। ठीक है, तो पाकिस्तान का फाइन कितना था, $11 बिलियन बन गया था, सूद वगैरह सब कुछ डालकर। तो इसके हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान का फाइन था, पेनल्टी थी, वो पाकिस्तान ने उनसे निगोशिएट करके ये क्या किया है, $11 बिलियन जो है वो बचा लिए हैं। तो $11 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने बचा लिए हैं। और नया मुआहिदा किया है, नया मुआहिदा जो किया है वो बैरिक गोल्ड, एक कंपनी है बैरिक गोल्ड, बैरिक गोल्ड, ठीक है, बैरिक गोल्ड कंपनी है, ये कंपनी का नाम है। इससे ये मुआहिदा किया है, और इसमें मुआहिदे में अब ये होगा कि 50% शेयर इस कंपनी के होंगे, जबकि 50% शेयर जो हैं वो पाकिस्तान के होंगे, वो शेयर पाकिस्तान के होंगे। और कहा जा रहा है कि 80,000 के करीब इससे न्यू जॉब्स आएंगी, 80,000 जॉब्स आएंगी इससे नई। और उसके बाद जो सा है, अब ये मिलकर वहां से माइनिंग, वहां से कॉपर निकालेंगे, सोना निकालेंगे, जिसमें 50% हिस्सा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट का होगा, और 50% बैरिक गोल्ड जो सी है वो 80,000 नहीं है, 80,000 है, 8,000 है, चलो देख लेना। मेरे ख्याल में वैसे 80,000 है, 8,000 का क्या फायदा होगा, 80,000 होनी चाहिए वैसे। चलो देख लेना, 80,000 होगा या 8,000 होगा, फिर देख लेना, शायद मुझसे एक जीरो शायद ज्यादा मैंने पढ़ लिया हो। देख लेना, इसको कंफर्म कर लेना कि रिकोडेक प्रोजेक्ट से 80,000 जॉब्स हैं या 8,000 जॉब्स जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद एक रिकोडेक प्रोजेक्ट के हवाले से था कि पाकिस्तान का 11 बिलियन जो फाइन है, 11 बिलियन जो फाइन है वो वेव हुआ है। और रिकोडेक के साथ ही एक और प्रोजेक्ट भी है, सैंडेक, सैंडेक, सैंडेक DA की सैंडेक प्रोजेक्ट, ये भी चागी के अंदर है। और ये चाइना के पास, जो चाइना की एक कंपनी है, उसको हमने 10 साल की लीज के ऊपर दिया हुआ है। ये भी बलोचिस्तान चागी के अंदर है, सैंडेक। और सैंडेक भी क्या है, ये भी गोल्ड और कॉपर का ही है। सैंडेक प्रोजेक्ट भी क्या है, इसके अंदर भी गोल्ड और कॉपर की माइंस हैं।
और ये भी चागी के अंदर ही है। और ये पाकिस्तान ने जो सा चाइना की एक कंपनी है उसको माइनिंग के लिए 10 साल की लीज के ऊपर दिया हुआ है। तो ये दो प्रोजेक्ट हैं, दोनों याद रखना है, रिकोडेक और सैंडेक, दोनों बलोचिस्तान के अंदर हैं, दोनों चागी के अंदर हैं। एक जोन सा है उसका जो ठेका है या एक पार्टनरशिप किसके पास है, बैरिक गोल्ड के पास है। और सैंडेक जोन सी है वो चाइना की एक कंपनी है, चाइना उसको पाकिस्तान ने 10 साल के लीज पे दिया हुआ है। तो रेकोडिक के क्योंकि साथ था सैंडेक, तो मैंने कहा उसका भी आपको बता दूं कि सैंडेक, ये पूछा जाता है कि सैंडेक प्रोजेक्ट जोन सा है किसका है, तो गोल्ड और कॉपर माइंस का है। रिकोडेक भी गोल्ड और कॉपर माइंस का है। और दोनों कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, दोनों चागी बलोचिस्तान के अंदर जोन सा है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अच्छा जी, उसके बाद तुर्कमानिस्तान, तापी जो हमने देखा था जिसके साथ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान तुर्कमानिस्तान में भी नए प्रेसिडेंट आए हैं। तो उनका जो नए प्रेसिडेंट है उनका नाम है, बस आपने सरदार से याद रखना है, सरदार। उनके प्रेसिडेंट का क्या नाम है, सरदार बर्दे मुहम्मदोव। उसे कहे, उनका नाम अजीब गरीब है, सरदार बर्दे मुहम्मदोव, KHAMODEV, मुहम्मदोव, ये पूरा नाम है, सरदार बर्डे मुहम्मदोव, या उनको एच को KH पढ़ते हैं, मुहम्मदोव। ठीक है, ये क्या है असल में, मुहम्मदोव है। तो आपने क्या याद रखना है, सरदार बर्दे मुहम्मदोव। तो ये उनका पूरा नाम है। ये तुर्कमानिस्तान के नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए हैं। तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया था 2-3 इस दफा नए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो ये भी आपने साथ याद रखना है। उसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट चीज, और वो है आपकी 22 से लेकर 24 तक OIC 48 फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस या सेशन। इसके ऊपर डिटेल में कोई बात करने की जरूरत है कि नहीं है? इसका थीम लिख लो पहले, फिर मैं देख लेता हूं, अगर आप कहोगे तो फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसका थीम जो सा है वो था बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, ये इसका थीम था। और 2022 के अंदर हुई है, एक साल के लिए। अब इसकी जो पार्टनरशिप है, सॉरी प्रेसिडेंटशिप जिसे कहते हैं या चेयरमैनशिप कहते हैं, वो किसके पास आ गई है, पाकिस्तान के पास आ गई है। ठीक है, और ये क्या है, ये फॉरेन मिनिस्टर सेशन है। और दो तीन चीजें अब आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि फॉरेन मिनिस्टर सेशन में क्या फर्क है, जो हेड ऑफ स्टेट जो समिट होता है उसमें क्या फर्क है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेशन होता है वो किसमें, उसमें क्या फर्क है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन जो 19 दिसंबर को हुआ था वो भी पाकिस्तान के अंदर हुआ था, अफगानिस्तान के ऊपर हुआ था। उसके बाद ये जो अब हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई है। एक होता है समिट होता है जो कि 2019 के अंदर सऊदी अरेबिया में लास्ट हुआ था, और 2022 के अंदर जो सा होगा वो समिट कहाँ होगा, वो गैम्बिया के अंदर होगा। हेड ऑफ स्टेट का जो होगा गैम्बिया समिट, गैम्बिया के अंदर समिट होगा। ठीक हो गया, हेड ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी हुई हैं। अगर किसी को ये चीजें नहीं पता तो वो दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में भी देख सकता है और ऑर्गेनाइजेशन वाले टॉपिक के अंदर भी देख सकता है। तो पाकिस्तान जोन सा है, इससे पहले वाली कहाँ हुई थी, 47th हेड ऑफ सॉरी फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कहाँ हुई थी, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बाहर गोलगप्पे वाला भी आ गया, जल्दी बताओ। 47th जो फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी, पाकिस्तान में कहाँ हुई थी? शाबाश यासिर, शाबाश, नियामे के अंदर। नाइजर का शहर जो कैपिटल है नियामे, वहां 47th फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसके बाद ये फैसला किया गया था कि अगली कॉन्फ्रेंस अब पाकिस्तान में होगी, और वही कॉन्फ्रेंस फिर पाकिस्तान के अंदर हुई। ठीक हो गया, नियामे के अंदर 47th हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद अब लास्ट 2-3 चीजें। एक वर्ल्ड बैंक के डाटा के ऊपर एक सर्वे हुआ, अन या आप सब लोगों के लिए है जो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ, एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ 2022 का। मतलब 2022 के अंदर हुआ तो ये 2020 ये हुआ क्या, 2020 से 2022 का 2 सालों का ये सर्वे हुआ आपका। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है साउथ एशिया का, कहाँ, साउथ एशिया का। तो साउथ एशिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सर्वे हुआ, ये वर्ल्ड बैंक के डाटा के ऊपर एक सर्वे किया गया। तो उसके अंदर जो सा है साउथ एशिया के अंदर हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो सी है वो कहाँ है, हाईएस्ट और लोएस्ट।
हाईएस्ट और लोएस्ट। तो हाईएस्ट जो सी है अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो है इंडिया के अंदर, वो है 8%, और सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ है, वो है आपका और हमारा मुल्क जिसको कहते हैं पाकिस्तान, और वहाँ है 4.3%। तो ऐसे ही आप लोग जो से हैं रोते रहते हैं हर वक्त कि सर जी नौकरी नहीं मिलती भाई। तो देखो पाकिस्तान के अंदर, साउथ एशिया के अंदर सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो आप लोग जो से हैं सारे जो से हैं जॉब करते हो लेकिन बताते नहीं हो सर्वे के अंदर, जिसकी वजह से क्या है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान का बहुत कम है। तो जब आइंदा आपके पास सर्वे वाले आए तो आप सब लोगों ने उनको सही सही बताना है कि आप लोग कहाँ कहाँ जॉब करते हो। तो पाकिस्तान का साउथ एशिया के अंदर क्या है, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है अकॉर्डिंग टू सर्वे, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा, और जो हाईएस्ट है वो कहाँ है, वो है इंडिया के अंदर। ठीक हो गया? तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है आइंदा कभी भी कोई आपसे पूछे। उसके बाद जो सा है हमारे पास जो, अच्छा हाँ, ये 2-3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। जो अभी फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर ना डिफरेंट फॉरेन मिनिस्टर्स आए हुए थे। तो उसमें स्पेशली गेस्ट के तौर पे ना चाइना के भी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया हुआ था, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था ओआईसी के अंदर। तो चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, चाइनीज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है वैंग यी। वैंग यी, ये सारे मैंने आपको बताया था आपको आने चाहिए, वैंग यी। इसी तरह फलस्तीन के, मैं कुछ लिखवा देता हूँ, फलस्तीन के जौन से हैं फॉरेन मिनिस्टर आए हुए थे, उनका नाम है रियाद अल मालिकी। रियाद अल मालिकी, मालिकी, ठीक है। इसी तरह इंडियन तो आए तो नहीं हुए थे, लेकिन इंडिया का भी आपको आना चाहिए, उनका नाम है जयशंकर। अफगानिस्तान का जैसे मैंने लिखवाया हुआ है मुत्तकी साहब। इसी तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के हैं, एंटनी ब्लिंकन साहब। इसी तरह जो है वो आपका रशिया का क्या नाम है, सरगी सरगी लॉरव। रशियन भी इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। रशियन कौन से हैं, सरगे लॉरव, लॉरव, इस तरह का कोई नाम है, सरजे लॉरव, SAR SARG, सरगे लॉरव, ठीक है। तो ये फॉरेन मिनिस्टर्स आपको इंपॉर्टेंट मुल्कों के आने चाहिए। अभी ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, ये अभी इंडिया गए हुए हैं, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकातें हो रही हैं। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का नाम आना चाहिए जयशंकर साहब। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, जयशंकर। तो ये मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग खुद सर्च करके इनको लिखोगे। अफगानिस्तान के बताया हुआ है मैंने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बताया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया का जो से फरहान साहब है, उनका नाम कोई फरहान समथिंग। तो ये सारे आपने अपने एक तरह से नोट्स में लिखने हैं, सारे फॉरेन मिनिस्टर्स ये पाकिस्तान के अंदर आए हुए थे, ठीक है। ये रशिया वाले नहीं आए हुए थे, ये वैसे नाम लिखवाया, चाइना के आए हुए थे फॉरेन मिनिस्टर साहब। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने क्या याद रखना है। फिर एक फीमेल है, उनका नाम है हीर साहो। हीर साहो, हीर साहो, हीर साहो जौन सी हैं, ये पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट वुमेन ट्राइबल चीफ इन सिंध। जो वडेरे होते हैं ना सिंध के अंदर, वडेरा सिस्टम, जैसे हमारे पंजाब के अंदर नंबरदार सिस्टम होता है, तो सिंध के अंदर पहली औरत जौन सी है वो चीफ बनी है अपने ट्राइबल की, अपनी बरादरी की। तो उनका क्या नाम है, हीर साहो। उनका क्या नाम है, हीर साहो। तो ये भी आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है हीर साहो साहिबा के बारे में। उसके बाद अभी जैसे यूएस की बात कर रहा था, एंटनी ब्लिंकन साहब, तो उनके साथ ही उनकी एक पुरानी कोलीग, उनका नाम है मेडेलेन अल ब्राइट। मेडेलेन अल ब्राइट। तो मेडिलेन अल ब्राइट साहिबा कौन से हैं, ये एक्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अमेरिका के अंदर फॉरेन मिनिस्टर को क्या कहा जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी बिल क्लिंटन के दौर के अंदर। बिल क्लिंटन देखा है आप लोगों ने, बिल क्लिंटन, ठीक है, बिल क्लिंटन साहब। तो बिल क्लिंटन साहब के दौर में ये 1997 से लेकर 2001 तक अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। और ये क्या, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, ये इसलिए है कि ये फर्स्ट फीमेल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। तो जो अल ब्राइट साहिबा हैं, जिनकी अभी डेथ हुई है, जिनकी अभी क्या हुई है, इनकी अभी डेथ हुई है 23 मार्च को, जिस दिन पाकिस्तान की क्या थी, पाकिस्तान का क्या कहते हैं नेशनल डे था, 23 मार्च पाकिस्तान का कौमी दिन था। तो 23 मार्च वाले दिन जो मेडेलिन अल्ब्राइट साहिबा, इनकी डेथ हुई, और ये यूएस की पहली फीमेल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। क्या थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी। और इन्होंने किसके अंडर काम किया, बिल क्लिंटन साहब के अंडर अंडर 1997 से 2001 तक इन्होंने काम किया। और अभी करंट चलो लिखवा देता हूं, अभी कौन है, एंटनी ब्लिंकन साहब। एंटनी ब्लिंकन साहब करंट अमेरिका के कौन है, अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब
अमेरिका के जो वजीर खारजा हैं उनका क्या नाम है, एंटनी ब्लिंकन साहब, उनका क्या नाम है, एंटनी ब्लिंकन साहब, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड जो आपके इंपॉर्टेंट डेज वाला लेक्चर है ना, उसके अंदर एक डे ऐड कर लेना, 24 मार्च, 24 मार्च, 24 मार्च जो सा है ये टीबी डे के तौर पे मनाया जाता है, टीबी, टीबी, ठीक है, टर्बोक्लोसिस, सॉरी ट्यूबरक्लोसिस, टर्बोक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी आपका होता है, टीबी की जो बीमारी है, तो टीबी जो सा है, टीबी के अगेंस्ट जो डे मनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको 24 मार्च की, इसकी अवेयरनेस, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसके खिलाफ जो सारी चीजें, तो वो ट्यूबरक्लोसिस डे जो सा है वो 24 मार्च जो सा है आपका, वो ट्यूबरक्लोसिस डे के तौर पर वो क्या किया जाता है, वो मनाया जाता है। तो मार्च के अंदर 3 इंपॉर्टेंट डेज हैं, विमेन डे, इस्लामोफोबिया डे और ट्यूबरक्लोसिस डे जो सा है आप। अच्छा जी, उसके बाद एक न्यूज ही है, इंपॉर्टेंट हो भी सकती है, कि सऊदी अरेबिया ने जो बॉर्डर गार्ड्स होते हैं उनके अंदर विमेन को अलाउ किया है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अलाउड विमेन इन बॉर्डर गार्ड, जो बॉर्डर सिक्योरिटी होती है ना, बॉर्डर गार्ड का क्या मतलब, बॉर्डर गार्ड, बॉर्डर सिक्योरिटी, तो बॉर्डर सिक्योरिटी जो सी है, बॉर्डर सिक्योरिटी जो सी है, उसके अंदर इन्होंने सऊदी अरेबिया ने पहली दफा विमेन को क्या किया है, वो अलाउ किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी क्या कहते हैं वो याद रख सकते हैं, और रखना भी मतलब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास एक बंदा है, वो यूएस इनवॉय है, यूएस इनवॉय, जैसे अफगानिस्तान के लिए यूएस एनवॉय थे, आजकल वो जो पहले थे ना ज़ल्मे खलीलजाद, वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान के भी यूएस के अफगानिस्तान के लिए स्पेशल इनवॉय हैं सादिक साहब, तो इसी तरह यूएस के एक स्पेशल इनवॉय हैं कहाँ, टू ईरान, वो आजकल बड़ी न्यूज में है, तो वो भी आप लिख लें, तो यूएस स्पेशल इनवॉय फॉर ईरान उनका है रॉबर्ट मैली, रॉबर्ट मैली, रॉबर्ट मैली, रॉबर्ट मैली, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मैली साहब, ठीक है, रॉबर्ट मैली साहब, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए स्पेशल इन्वॉय है, क्योंकि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील, आईएईए जो हमने देखा था, जेसीपीओए देखी थी जो डील 2015 के अंदर, और ये सारी चीजें हम देख चुके हैं पहले, तो उसके साथ ये आपने कनेक्ट करना है, उसके अंदर ही ये लिखना है आपने कि यूएस के स्पेशल इन्वॉय ईरान के लिए कौन है, रॉबर्ट मैली साहब, ठीक हो गया। उसके बाद, उसके बाद हमारे पास जोन सा है, एक समिट हुआ है, NEGEV, बहुत इंपॉर्टेंट समिट, निजीव समिट, निजीव समिट, निजीव क्या है, ये एक सिटी है, ये सिटी है, डेजर्ट सिटी है, डेजर्ट, डेजर्ट सिटी इन इजराइल, इजराइल के अंदर ये एक डेजर्ट सिटी है, वहां एक समिट हुआ है 28 मार्च को, 28 मार्च, 28 मार्च, 28 मार्च 2022 को समिट हुआ है, किसने होल्ड किया है, इजराइल ने किया होगा, और इसके अंदर कौन कौन से मुल्कों ने शामिल शमूलियत जो आए थे, बहरेन आया था आपका, इजिप्ट आया था आपका, यूएई आया था आपका, और मोरक्को आया था, मोरक्को। एक सेकंड, लाइट गई, एक सेकंड रुको। ठीक है, तो ये यूएई, बहरेन, और हाँ सारे मुस्लिम, क्योंकि ये वो मुस्लिम मुल्क हैं, जैसे हमने अब्राहम अकॉर्ड देखा था ना, अब्राहम अकॉर्ड जो 15 सितंबर को आपका हुआ, उसमें यूएई ने और बहरेन ने, मोरक्को ने, इन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। इजिप्ट ने तो वैसे ही इसराइल को 1979 के अंदर इजिप्ट ने क्या किया था, इसराइल को तस्लीम कर लिया था, और पहला इस्लामी मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था, अगर वो पूछा जाए तो वो क्या है, अब्राहम अकॉर्ड से पहले पहला मुल्क जिसने इसराइल को तस्लीम किया वो इजिप्ट था, और अब्राहम अकॉर्ड के अंदर किन किन मुल्कों ने तस्लीम किया, यूएई ने किया, बहरेन ने किया है, मोरक्को ने किया है, ठीक हो गया। तो ये 5 मुल्क थे जिनके दरमियान ये समिट हुआ है, मोरक्को, बहरेन, इजिप्ट, यूएई, और 5वां आपका इसराइल, जिसका शहर है नेजीव, और उसी के नाम के ऊपर नेजीव समिट जो था उसको क्या किया गया, उसको ये कहा गया कि नेजीव समिट। तो ये आपका एक समिट हुआ, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि अब हम मिलकर भाईचारे के साथ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो टिपिकल डिस्कशन होती है उनकी, कि आप इन्वेस्टमेंट करें, इसराइल को क्या चाहिए, इसराइल को क्या कहते हैं, अपनी रिकग्निशन चाहिए, सारे मुल्क उसके करें, जो अरब मुल्क हैं उनको इसराइल की इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसराइल की टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये सारी अपने इंटरेस्ट की गेम है जो कि ये मुल्क अपने क्या परसू कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद बस लास्ट 2-3 चीज़ें, और उसमें एक इंपॉर्टेंट है,
अकेडमी अवार्ड्स, अकेडमी अवार्ड्स, अकेडमी अवार्ड्स, ठीक है। अकेडमी अवार्ड्स का दूसरा नाम क्या है? ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। अगर किसी को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो अभी बता दूं कि लास्ट मंथ जो पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि ऑस्कर अवार्ड किस शोबे के अंदर दिए जाते हैं। तो उसमें इंटरटेनमेंट, मूवी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, 2-3 और भी थे। तो ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया कि ऑस्कर अवार्ड ये मूवीज के अंदर जो उनसे आपके होते हैं उनमें दिए जाते हैं, जो बेस्ट एक्टर होते हैं, बेस्ट मूवीज होती हैं, तो उनके अंदर ये ऑस्कर अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैंने कहा ये बता दूं। तो अभी जो हुए हैं 2022 के अंदर वो 92nd अवार्ड हुए हैं, 92nd। और पहला जो ऑस्कर अवार्ड है ये 1929 के अंदर मिला था। 1929 के अंदर फर्स्ट अवार्ड दिया गया था, फर्स्ट अवार्ड, ठीक है। और अभी जरा थोड़ी सी न्यूज में भी रहे हैं क्योंकि वो आपको पता है कि जो विल स्मिथ एक एक्टर है, विल स्मिथ, ठीक है, विल स्मिथ, और इसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है। इसको इसी को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है अभी विल स्मिथ को। इसने थप्पड़ मार दिया एक दूसरे एक्टर को क्योंकि उसने उसकी बीवी के बारे में कोई रिमार्क्स दिए। तो विल स्मिथ साहब को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है और इसी यही सारी जगह न्यूज में रहे हैं। और फिर एक पाकिस्तानी तो नहीं, ब्रिटिश एशियन एक्टर है, उनका नाम है रिज अहमद, रिज अहमद, रिज अहमद। उन्होंने भी एक अवार्ड जीता है, रिज अहमद, इनको भी एक मूवी के ऊपर अवार्ड मिला है। मुझे नहीं लगता इतना अवार्ड के ऊपर डिटेल में पूछा जा सकता है, लेकिन जस्ट वैसे ही मैंने कहा कि रिज अहमद का भी आपको साथ ये चीज़ों का पता होना चाहिए कि रिज अहमद साहब जो उनसे उनको क्या है, उनको भी एक अवार्ड मिला। तो लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ऑस्कर्स को ही क्या कहा जाता है, इनको एकेडमी अवार्ड भी इन्हीं को ही कहा जाता है, ठीक है। ऑस्कर्स को ही क्या कहा जाता है। रिज अहमद आई थिंक अपनी पाकिस्तानी नहीं है, शायद उसके मेरे ख्याल में माँ बाप पाकिस्तानी है एशिया से, या इंडिया का है या पाकिस्तान का है। मेरे ख्याल में ये इसके माँ बाप पाकिस्तानी है रिज अहमद के। रिजवान है मेरे ख्याल में, पूरा नाम होगा तो उसने रिज कर लिया होगा। 92nd अवार्ड हुए हैं ऑस्कर, 92nd, 92nd। मुझे भी पता है कि ब्रिटिश है, मैंने कहा एशियन ब्रिटिश है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान की अभी लेबर सर्वे आया है, ये इंपॉर्टेंट है, लेबर फोर्स सर्वे। दो चीजें हैं अब हमने बस करनी है, एक लेबर फोर्स सर्वे करना है और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास, उसके बाद आपके करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। विल स्मिथ एक्टर है, विल स्मिथ एक्टर है आपका, जिसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। अच्छा जी, तो लेबर फोर्स सर्वे जो सा है, लेबर फोर्स सर्वे, तो लेबर फोर्स सर्वे आया है, ये कौन जारी करता है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पीबीएस जारी करता है लेबर फोर्स सर्वे, ठीक हो गया। लेबर, अभी 31 मार्च तक आने तो दो, 31 मार्च तक पहुंचेंगे तो देखेंगे। तो जल्दी जल्दी मैंने भी एंड करना है क्योंकि लाइट चली गई और मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। अच्छा, तो पीबीएस जो सा है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका पाकिस्तान पीबीएस, जो कि 1950 के अंदर ये इदारा कायम किया गया था। 1950 के अंदर जितने स्टैट्स हैं आपके, ये जो आपका 10 साल बाद मरदमशुमारी का होता है वो भी पीबीएस जारी करता है। आपके मुल्क के अंदर जितने आदादो शुमार के हवाले से चीजें हैं वो कौन जारी करता है? पीबीएस डिपार्टमेंट करता है, ठीक हो गया। पीबीएस जारी करता है। तो पीबीएस जो सा है, इसने एक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया है। तो उसके मुताबिक ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है करंट अफेयर्स में। पाकिस्तान की इकोनॉमी है, उसने लास्ट 3 सालों के अंदर, लास्ट 3 सालों के अंदर उसने जो सा है 55 लाख, 5.5 मिलियन जॉब्स जो सी हैं वो क्रिएट की हैं। कि 2018 से लेकर 2021 तक 5.5 मिलियन जॉब्स पाकिस्तान की इकोनॉमी ने क्या की हैं? क्रिएट की हैं। और अगर इनकी एवरेज देखी जाए तो ये 3 सालों के अंदर एवरेज बनती है कि 1.84 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई हैं पर ईयर, पर ईयर, पर ईयर। एक साल के अंदर 1.84 मिलियन जॉब्स जो सी हैं वो क्रिएट हुई हैं, ठीक हो गया। ठीक है, 5.5 मिलियन मतलब 55 लाख जो सी हैं 3 सालों के अंदर आपकी जॉब्स क्रिएट हुई हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका लेबर फोर्स सर्वे जो है, जो कि पीबीएस पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो जारी करता है, उसके मुताबिक ये। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप लोगों ने याद रखना है, जो पेपर में पूछा जाएगा, कि पाकिस्तान के अंदर अकॉर्डिंग टू लेबर फोर्स सर्वे एंड पीबीएस, पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट
ऑफ पाकिस्तान 2021 तक पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है वो बढ़ा है, वो क्या हुआ है, वो बढ़कर 6.3% हुआ है। ये 6.3 की फिगर आपको याद होनी चाहिए कि पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। पाकिस्तान का जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी की शरह जिसे कहते हैं, शरह कह रहा हूँ, शरह, पाकिस्तान की बेरोजगारी की जो शरह है, शरह, उसको क्या कहा जाता है, उसको वो कितनी है, वो 6.3% है। वो कितनी है, 6.3% है। अच्छा, उसके बाद लास्ट जो अभी किसी ने वो भी कहा, क्योंकि अभी ये ट्रांसजेंडर वाला 31 मार्च, 31 मार्च क्या है, ये ट्रांसजेंडर डे, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे के तौर पे मनाया जाता है। ट्रांसजेंडर डे के तौर पे मनाया जाता है। और ट्रांसजेंडर डे के साथ एक चीज और याद रखिएगा कि अभी लाहौर के अंदर, वैसे तो एक लोधरा के अंदर भी ट्रांसजेंडर स्कूल खुला था 2019 के अंदर, फिर पंजाब का एक फुल पब्लिक स्कूल मुल्तान के अंदर भी ट्रांसजेंडर स्कूल खुला है। अभी लाहौर के अंदर भी उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी है कि एक स्कूल, पूरा एक गर्ल्स स्कूल था, उसको ट्रांसजेंडर स्कूल के अंदर कन्वर्ट किया जाए। ठीक हो गया? हाँ, वो भी साथ लिख लें। हाँ, ये भी अच्छा आपने करवाया। 31 मार्च को दुबई एक्सपो भी आपकी खत्म हुई है। दुबई एक्सपो भी आपकी खत्म हुई है, ये पूछा जा सकता है आपकी। ठीक है, अक्टूबर में स्टार्ट हुई थी, और जोन सा है आपकी अभी 31 मार्च को दुबई एक्सपो भी आपकी खत्म हुई है, और ट्रांसजेंडर डे भी 31 मार्च को है। तो ये 2-3 चीजें आपकी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब लास्ट चीज वो है आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। मुझे लग रहा था ज्यादा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम तो नहीं लगा, ऐसे ही आप लोग थक गए। ठीक है, मुझे था कि शायद 2 घंटे लग जाएंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो सा है, उसका इजलास हुआ है 37th नेशनल सिक्योरिटी इजलास हुआ है अभी। ठीक है, और ये जो सा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ है, ये आपका 31 मार्च को, ये भी 31 मार्च, क्योंकि मंथ का लास्ट डेट 31 मार्च 2022 को ये हुआ है। अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बस 2-3 चीजें आप याद रख लो। ठीक है, वो क्या है कि पाकिस्तान का जो आर्टिकल है आयन का, वो है 152A। 152A आर्टिकल है, जिसके तहत नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाई गई थी जियाउल हक के दौर में। 1985 के अंदर बनी थी ये। 1985 के अंदर जियाउल हक साहब ने आर्टिकल 152A के तहत जो होता है ये बनाई थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और इसका मकसद क्या था, इसका मकसद ये था कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं और जो आपका सिविलियन हुकूमत है, उनके दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करे। एक ऐसा फोरम होना चाहिए, एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहां सिक्योरिटी इदारे ऑफिशियली बैठकर अपनी इनपुट दे सकें। बेशक वो कोई सिक्योरिटी का मसला हो, फॉरेन पॉलिसी का मसला हो, इकोनॉमी का मसला हो, तो वहां अब इसमें क्या होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसको हेड कौन करता है, इसको हेड या चेयरमैन इसका कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कि अभी तक खान साहब हैं। तो इसका हेड जो इसको चेयर करता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और इसके जो बाकी मेंबर्स होते हैं उनमें एक तो प्राइम मिनिस्टर हो गया जो कि हेड होंगे उसमें, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट होता है इसके अंदर, प्रेसिडेंट साहब आते हैं, फिर उसके बाद आपके जो उनसे सेनेट के चेयरमैन है वो आते हैं, सेनेट चेयरमैन आएंगे, चेयरमैन सेनेट आएंगे, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली आते हैं आपके। ठीक है, ये बस 2-3 इंपॉर्टेंट वैसे लिख लें, बाकी बता दूंगा। स्पीकर आएंगे अपने नेशनल असेंबली के, फिर आपके चीफ मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविंसेस आएंगे, जितने आपके सूबे हैं उनके चीफ मिनिस्टर्स भी यहाँ आ सकते हैं। ये तो हो गए सिविलियन लोग। उसके अलावा COAS का क्या मतलब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए आपके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद आपके नेवल चीफ, नेवी के जो सरबराह हैं वो आएंगे, नेवल चीफ आएंगे। ठीक है, नेवल चीफ, नेवल चीफ के बाद आपके एयर मार्शल आएंगे, एयर मार्शल। ठीक है, जो बाबर संधू साहब है अभी, बाबर संधू साहब, एयर मार्शल, एयर मार्शल। नेवल चीफ कौन है आपके, अमजद न्याजी साहब। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है अभी तक आपके, जनरल बाजवा साहब। तो ये 3 लोग जो हैं ये भी होते हैं। फिर एक आपका होता है चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, जो कि नदीम रजा हैं। चेयरमैन सॉरी चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी नदीम रजा साहब, वो भी इसका मेंबर होते हैं। ठीक है, ये भी लिख लीजिएगा। तो ये कुछ लोग होते हैं आपके एयरफोर्स। ठीक है, जो आपके एयर चीफ, नेवल चीफ होते हैं आपके, एयर मार्शल, मतलब आपकी अस्करी क़यादत जिसे फौजी क़यादत कहा जाता है, और सिविलियन क़यादत, वो एक प्लेटफॉर्म के तहत इकट्ठा होती है। और वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो कि आर्टिकल 152A के तहत बनी थी। और उसका 37वां भी इजलास हुआ, और 31 मार्च को इजलास हुआ। और इस इजलास के अंदर क्या डिस्कशन की गई, जो आजकल खान साहब ने बताया है कि एक उनको क्या कहते हैं लेटर लिखा गया,
जो कि एक केबल भी कहा जा रहा है कि केबल थी या लेटर था, वट एवर। तो उन्होंने कहा कि मुझे थ्रेट किया गया, मुल्क को थ्रेट किया गया, तो उसके ऊपर जो सी है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी। इसका मकसद ये था, और उसके ऊपर उन्होंने क्या कहा कि अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। तो ये था इस मीटिंग का, और ये इसका मकसद टोटल। ठीक हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS का मतलब होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो कि आपके इस वक्त कमर जावेद बाजवा हैं। वो क्या है? कमर जावेद बाजवा हैं। अच्छा, एक चीज लिख लो, एक वर्ड, वो है डिमार्शे। से क्या कहते हैं? डिमार्शे। डिमार्श, DEAMARCHE। ठीक है, डिमार्शे। नदीम रजा, चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ कमेटी, नदीम रजा साहब। वो एक एक पोस्ट बनाई गई थी कि जैसे चीफ एयर चीफ है, एक आपके ये क्या कहते हैं, एयर चीफ होते हैं, एक आपके नेवल चीफ हैं, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो बड़ी फौज की क्यादत करते हैं। तो एक ज्वाइंट स्टाफ कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन बनाए गए थे, ताकि वो तीनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। तो वो नदीम रजा साहब हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अच्छा, डिमार्शे एक लफ्ज होता है, डिमार्शे। ये इंपॉर्टेंट, आजकल आप न्यूज में बड़ा सुन रहे हो डिमार्शे का मतलब। तो ये आपका एक होता है, इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम फॉरेन मिनिस्ट्री। जो आपकी जो वजारत खारजा होती है ना, उसकी तरफ से अगर किसी एम्बेसडर को, किसी मुल्क को कोई हुक्मनामा, कोई बात कहनी हो कि सर आप इंसान के बच्चे बनो, सर आप ये ना करो, हमारे मुल्क में मुदाखलत ना करो, सर जैसे अगर हमारा एम्बेसडर वहां से कोई चीज लिखता है, तो उस कम्युनिकेशन को, उस फॉर्मल कम्युनिकेशन को या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन को, या यहाँ स्लैश कम्युनिकेशन लिख लीजिएगा, उस कम्युनिकेशन को, उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है? उसको डिमार्चे कहा जाता है। डिमार्शे, डिमार्चे नहीं, डिमार्शे। ठीक है, तो ये एक फॉरेन, जिसे कहते हैं फॉरेन अफेयर्स का की एक टर्म है, जो आजकल बड़ी न्यूज में यूज हो रही है। तो मैंने कहा साथ आप लोगों को ये भी क्लियर कर दूं। ठीक हो गया। यहाँ तक मुझे बताओ, अब जो हमारे करंट अफेयर्स मार्च के अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए, इसमें कोई मसला मसाइल हो तो वो बताओ फिर मुझे। बाकी कल आप लोगों का फिर टेस्ट होगा, और कल ही आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी है, तो देखते हैं उसमें क्या होता है। डिमार्शे मैंने कहा कि फॉरेन, फॉरेन जो आपके क्या कहते हैं दफ्तर होते, दफ्तर खारजा जिसे कहा जाता है, जिसने जैसे एम्बेसडर्स हैं आपके। अब पाकिस्तान के एम्बेसडर ने अगर इंडिया के एम्बेसडर को बुलाकर कोई बात कहनी है कि आपका मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो सा है क्या कहते हैं फायरिंग कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको डिमार्शे कहा जाएगा। उसे डिमार्शे कहा जाएगा कि एक फॉर्मल, इनफॉर्मली फॉर्मल कम्युनिकेशन करता है एक एम्बेसडर के थ्रू या फॉरेन मिनिस्ट्री के थ्रू एक मुल्क दूसरे मुल्क से, उसे डिमार्शे कहा जाता है। ठीक हो गया। वैसे मैं एक चीज बीच में से स्किप कर गई, फ्लोर क्रॉसिंग, आर्टिकल 63 है, वो मैंने करवाना था, लेकिन चले वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिर आपको करवा दूंगा कि जो अगर PTI के जो अपने अरकान हैं, वो एक पाकिस्तान के अंदर तरमीम आई थी फ्लोर क्रॉसिंग की। ठीक है, तो वो उसके तहत अपनी पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते दो तीन जगह पर। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट नहीं दे सकते, वो बजट में वोट नहीं दे सकते। तो अगर वो वोट देंगे तो वो डी सीट हो जाएंगे आर्टिकल 63A के तहत। और ये नवाज शरीफ साहब 1997 के अंदर 14th अमेंडमेंट लेकर आए थे, 14वीं तरमीम, जिसके तहत ये सब कुछ हुआ था। तो ये वैसे मैंने बोल दिया है, तो आप अगर हल्का सा जहन में बिठा लीजिएगा कि 14th अमेंडमेंट आई थी फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से। ठीक है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये पढ़ा है। तो 14th अमेंडमेंट आई थी, 14th अमेंडमेंट, 14th अमेंडमेंट ये किसके हवाले से थी? 1997 के अंदर, फ्लोर क्रॉसिंग। फ्लोर क्रॉसिंग क्या होता है? फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब ये होता है कि ये आपकी असेंबली है, यहाँ जौन सा है, यहाँ ओपोजिशन वाले बैठे हैं, यहाँ गवर्नमेंट वाले बैठे हैं। और आपको एक मैं और चीज बता दूं, गवर्नमेंट में जो लोग बैठते हैं उनको, उन बेंचेस को क्या कहते हैं? उनको ट्रायरी बेंच कहते हैं। ट्रायरी बेंचेस, गवर्नमेंट के ऊपर जो बैठते हैं उसको ट्रायरी बेंच कहता है, बेंच कहा जाता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का जो बंदा है, लेट्स सपोज एक MN है, उसका नाम है A, वो यहां से उठकर ओपोजिशन के किसी बंदे के हवाले से कोई वोट डालता है, तो इसको क्या कहेंगे? फ्लोर क्रॉसिंग। ये फ्लोर क्रॉस हो गया, यहां से यहां जाओगे फ्लोर क्रॉस होगा, यहां से यहां जाओगे फ्लोर क्रॉस होगा। और फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर क्या होती है? सजा है डी सीट की। ठीक है, क्या कर दिया जाता है? डी सीट कर दिया जाता है कि आप
आपका MNA MPA जो भी हैं आप खत्म हो जाओगे, ठीक है, डी सीट कर दिया जाता है। और वो डी सीट किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 63A के तहत, आर्टिकल 63 के तहत जो सा ये किया जाता है। और आर्टिकल 63 जो सा है ये आई थिंक 18वीं तरमीम के बाद ही, आई थिंक नहीं कंफर्म है कि 18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 63A ऐड किया गया था। और फ्लोर क्रॉसिंग जो सी है ये अमेंडमेंट 1997 के अंदर जो सी है ये की गई थी। और ये क्योंकि 1997 के अंदर ये भी आजकल न्यूज में है, डी सीट, इसके हवाले से रेफरेंस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजा हुआ है हुकूमत ने, ठीक है, हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमें बताएं कि ये जो डी सीट किया जाता है ये ताहयात किया जाता है, नाअहली होगी, क्या हिसाब किताब होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि 63 के तहत डी सीट किया जाता है, क्योंकि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से इंपॉर्टेंट है। तो इसको साथ ही इसी की डिस्कशन ही कर ली जाए तो बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर, लेक्चर एंड, अब कोई और चीज इसमें ऐड नहीं करनी, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब ओके है, क्लियर है, ठीक है जी।